सिंह को स्वागत है सभी का आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात। जून एंड नहीं तो जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती, मैंने आपको क्या बोला कि आप अपना एम बना के चलो कि हाँ मुझे मई के एंड तक अपना सारा सिलेबस खत्म करना है। समझ रहे हो ना? आप अपने टारगेट बना के चलो। एनटीए वालों ने जब एग्जाम लेना होगा तब ले लेंगे, तुम लोग अपना टारगेट एक बना के चलो। है ना? तुम अपना एक टारगेट बना लो कि हाँ इतनी देर में मुझे ये वाली सारी चीजें खत्म करनी है। जब आप अपने लिए टारगेट बनाते हो तो चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, हमने कल स्टार्ट किया था। देखिए अब यार एग्जाम के बारे में ही सोच लो या पढ़ लो, है ना? मैंने आपको एक सिंपल बात बता दी कि आप अपना टारगेट बना के चलो कि हाँ हमें कब तक चीजों को खत्म करना है। क्योंकि देखो अभी तो आप मजे में हो, है ना? तुम्हें लगता है कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई उस दिन तुम्हें शॉक लगेगा। तो इस वजह से उस शॉक से पहले पहले अपने आप चीजों को सही कर लो तुम। क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम्हारा एग्जाम कब भी हो तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना। समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तो मानते हो ना? ऐसा तो है नहीं कि अगर एग्जाम लेट है तो हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं। मैं आपको अपने एंड से एक अजम्पशन वाली बात दे दी कि जी हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा पेपर 15 जून तक है, ठीक है? अब इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसकी रिकॉर्डिंग लेके यूट्यूब पे मत डाल देना कि सर ने निकाल दी, यूट्यूब पे भी डाल दिया। मैं सिर्फ ये आप लोगों को अपने लिए एक डेडलाइन बोल रहा हूं कि आप अपने लिए एक डेडलाइन बना लो कि यार 15 जून को हमारा एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो ना? कि हमारे लिए ये एक डेडलाइन है कि हमें इतनी देर के अंदर अंदर अपना पेपर खत्म करना है, राइट? हाँ, इस वजह से अरे बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग के ना कुछ कुछ टॉपिक्स ही हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो वैसे तो मैंने सब स्पेशल क्लास में करवा रखे हैं। देखो मैथ में अगर आप सेपरेटली मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हो ना तो आपको टॉपिक वाइज स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी मेरी प्रोफाइल में। ब्लड रिलेशन भी करवा रखा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी करवा रखा है, नंबर सीरीज भी करवा रखी है, एजेस भी करवा रखी है। ये सब चीज ना आपको थोड़ा स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज हम इसको दोबारा भी शुरू कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं, इस वजह से मैं उस पर ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पहले जहां से ज्यादा नंबर आ रहे हैं उस पे फोकस किया जाए, है ना? इस वजह से हाँ, स्पेशल क्लास तो सब्सक्रिप्शन के बाद भी रहेंगे। चलो अब अपनी बातें बंद। और कौन से मैक्सिम पे थे हम? इस वाले पे थे, है ना? यहाँ पर थे।
फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। देखिए इस चीज को ना बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको दिक्कत आए। प्लीज आपके जो डाउट्स है मैं लास्ट में ले लूंगा, अभी मुझे चीजों को कवर करवा लेने दो। जो आपके डाउट्स है एंड में पूछेगा, अभी यहां पर फोकस करो। इंडक्टिव और डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है इनोवेशन, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर आप कुछ न्यू क्रिएट करते हो। जब आप कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो, मतलब ये आपका स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जहां पर हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट डिस्कवरी करते हैं। और इसमें एग्जांपल कौन सी बताई थी? न्यूटन वाली। एग्जांपल कौन सी बताई थी? कि एक न्यूटन वाली एग्जांपल मैंने इसमें आपको बताई कि जैसे न्यूटन ने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फोकस किया और उससे एक जनरलाइज कंसेप्ट बना दिया। उससे क्या कर दिया? उससे एक जनरल कंसेप्ट बना दिया। और डिडक्टिव में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी होती है, ऑलरेडी एक थ्योरी होती है, एक लॉ होता है जिसको आप लॉ बोल सकते हो, और उसको वेरीफाई करने की कोशिश की जाती है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी जो जनरल स्टेटमेंट है वो आपके पास मौजूद है, जनरल से स्पेसिफिक तक जाते हो। अब जैसे आपको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, कि ग्रेविटी का लॉ हमारे पास ऑलरेडी है। अब अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? आप अलग अलग चीजों को ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश करोगे, ठीक है? कभी खुद छलांग लगाओगे, कभी अपनी सहेली को नीचे फेंकोगे, कभी अपनी बहन को नीचे फेंकोगे। जब सब लोग नीचे गिरते जाएंगे तो आप इस चीज को वेरीफाई कर दोगे कि हाँ भाई न्यूटन है वो सही बोल के गया था, है ना, न्यूटन है वो सच ही बोल रहा था। तो इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। तो इसमें एक तरीके से बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता, एक तरीके से स्पून फीडिंग, समझ रहे हो ना? छोटे बच्चे होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच से पढ़ाया जाता है, और जो थोड़े मैच्योर स्टूडेंट हो जाते हैं उनको इंडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है, जहां पर हमारा अपना दिमाग है वो काम करना शुरू कर देता है। देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो बच्चे पिछली बार का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ चुके हैं उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो अपना कुछ और पढ़ सकते हैं। मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है जी। रिवीजन तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, तो आप अपने एंड से कुछ और पढ़ सकते हो। तो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिडक्टिव में आपको कुछ नई नॉलेज नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास एक थ्योरी बनी हुई है, तो आपको कोई नई नॉलेज नहीं मिलती। इंडक्टिव है वो आपको नई नॉलेज देता है, एक नई थ्योरी देता है। इट इज मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। अभी बताया कि इसमें हमारे पास एक रूल है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इट इज अ मेथड ऑफ डिस्कवरी। ये आपका कौन सा मेथड है? इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिस्कवरी, इट इज मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब डिडक्टिव में आप कुछ नया तो कर नहीं रहे, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी है। मतलब जैसे अब मैं इसको आप ऐसे समझाता हूं, ये ना टॉपिक आगे भी आपको बहुत काम आएगा, इस वजह से इसको दिमाग में बिठा लो। इंडक्टिव और डिडक्टिव। जब हम इंडक्टिव तरीके से किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो पहले हम उसको एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल से खुद एक लॉ तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने लगा, सपोज करो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं लॉ ऑफ डिमांड, तो अगर मैंने आपको आते ही एग्जांपल ये दी कि बेटा तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हारी सहेली को बर्गर बहुत पसंद है और 25 रुपए का एक बर्गर आता है, तो तुम कितने बर्गर खरीदते हो? 4 रुपए बर्गर, 4 बर्गर खरीदते हो 25 रुपए के। अभी क्या हुआ, अचानक से बर्गर 50 का हो गया, तो अब तुम कितने बर्गर खरीदोगे? अब तुम 2 बर्गर खरीदोगे।
अगर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाया, इस तरीके से आप खुद इस चीज को क्या करोगे, निकालने की कोशिश करोगे कि अच्छा यार जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। जब कोई चीज 25 रुपए की थी तब मैं उसकी 4 यूनिट्स खरीदता था, अब वो चीज 50 रुपए की हो गई है तो मैं 2 चीजें खरीद रहा हूं। तो अगर मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। तो मैंने पहले आप लोगों को क्या दिया, एग्जांपल दिया, और फिर उसके बाद लॉ। और डिडक्टिव में पहले आपको लॉ पढ़ा दूंगा। मैं पहले क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको बोल दूंगा कि बेटा जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज होती है। और उसके बाद में आप लोगों को ये 25, 4 और 50 दो वाली एग्जांपल दूंगा। डिफरेंस समझ आया? तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कहां पे सीखोगे, मतलब अगर तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पे डिपेंड करना चाहते हो तो वो तो डिडक्टिव अप्रोच हो जाएगा, है ना। अगर तो तुम तुम हर चीज के लिए मुझ पे डिपेंड कर रहे हो कि अगर हमारा टीचर हमें पढ़ाएगा तो हम सीख पाएंगे, अगर ये हुआ तो ये डिडक्टिव अप्रोच है जिसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। और इंडक्टिव में क्या होता है कि हमें टीचर पहले एग्जांपल देता है और उससे हम कहां तक पहुंचते हैं, उससे हम लॉ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उससे हम कहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम लॉ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, राइट। चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन, बताया ना, टीचर ने आते ही लॉ पढ़ा दिया तो बच्चों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्पून फीडिंग कर दिया। यहां पर नहीं है, बच्चे खुद से अपने आप इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अच्छा यार ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ये तो क्विक प्रोसेस है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लॉ बना हुआ है। इट इज अ स्लो प्रोसेस। इंडक्टिव स्लो है क्योंकि आपको धीरे 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 धीरे, अब न्यूटन ने एक ही दिन में थोड़ी बना दिया होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी, पता नहीं कितना टाइम लगा उसे बनाने में ना, उसे बनाने में उस चीज को खबर है कितना टाइम लगा होगा, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इट इनकरेज डिपेंडेंस ऑन अदर सोर्स, तो अगर आप डिडक्टिव में हो तो आप टीचर पे डिपेंड करोगे, और यहाँ पर आप अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करते हो कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और इनिशिएटिव की जो इच्छा है वो आ जाती है। इट इज लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी नहीं है और ये फुल ऑफ एक्टिविटी है। ये डाउनवर्ड प्रोसेस है और ये अपवर्ड प्रोसेस, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम फोटो दिखाता हूं एक। ये फोटो देख लो। वैसे ये टॉपिक आपको आगे बहुत जगह पे काम आएगा, इस वजह से इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग नाम बदल के, भेस बदल के आता है, ठीक है। जैसे ये देखो, डिडक्टिव में एक बात याद रखिए, जो थ्योरी है ना वो हमेशा ऊपर की ही रहेगी, ठीक है जी, हमेशा ऊपर रहेगी। अब डिडक्टिव में आपके पास एक थ्योरी है, उस थ्योरी को से आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, उससे आपने चीजों को ऑब्जर्व किया और उससे आपने कंफर्म कर दिया, तो ये डिडक्शन होगा, ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच। और ये नीचे से ऊंचे, पहले आप क्या करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो। आपने उस सेब को नीचे गिरते देखा तो आपने ऑब्जर्व किया कि वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा, फिर आपने पैटर्न बनाए। पैटर्न बनाने का मतलब उससे मिलते जुलते बाकी पैटर्न देखे, आपने देखा अच्छा यार सेब नीचे गिरा वो भी गिर गया, बनाना को फेंका वो भी गिर गया, तरबूज को फेंका, अमरूद को फेंका, हर चीज को, तो आपने उसके पैटर्न बनाए। आपने क्या किए, उसके पैटर्न बनाए और फिर उसके एक हाइपोथेसिस बनाया। तो ये अपवर्ड अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। क्या करती है ये अप्रोच, नीचे से ऊपर, बॉटम अप जिसको बोल देते हो। इसको जानते हो, शर्लॉक होम्स, इंग्लिश वाले ज्यादा जानते होंगे या फिर जो मूवीज देखते हैं वो ज्यादा जानते होंगे। डिटेक्टिव था, ये था या नहीं ये नहीं पता, मगर इसकी मूवीज है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी एक वेब सीरीज भी आई थी 3 एपिसोड की, 2 सीजन है उसके। तो ये वही छोटी से छोटी चीज से जब एकदम अंदर तक जाके समझने की कोशिश करते हैं ना कि भाई कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है जी, ये वाला। तो आई होप कि ये भी आपको। अब आता है होल टू पार्ट। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, होल टू पार्ट। इसको आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोल देते हो। होल टू पार्ट का मतलब क्या हुआ कि टीचिंग में पहले आप किसी भी चीज का एक ओवरव्यू देते हो, समझ रहे हो ना।
किसी भी चीज का आप ओवरव्यू देते हो, पहले बड़ी पिक्चर दिखाते हो, उसके बाद आप उसके बाकी हिस्सों को देखते हो। जैसे यहां पर देखो, अगर आप इस चीज को देखोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान साइकिल पे जाएगा, पूरा साइकिल पे जाएगा, उसके बाद आप उसका हैंडल, उसके पैडल, उसका साइकिल, उसकी गद्दी जो भी है वो बाद में देखो, है ना। तो ये यही बोलता है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज की पूरा ओवरव्यू देखते हैं। पहले हम उसको ओवरऑल देखते हैं। जैसे एक पेड़ है, आपके सामने एक पेड़ आया, तो आपने उस पूरे पेड़ को देखा या पहले आपने उसके पत्तों को देखा, फिर उसकी टहनियों को देखा? नहीं, पहले तो पेड़ ही देखा ना, बाकी चीजों पे तो बाद में ध्यान दी, है ना। तो ये बोलते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, हम पहले किसी चीज को पूरा देखते हैं, होल देखते हैं, उसके बाद फिर उसके पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट वी परसीव द ट्री एंड देन इट्स ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो ये किसी भी टॉपिक को ओवरव्यू देना, किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे देखो यहां पर ना, कुछ वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है, कॉग्निशन का कनेक्शन किसके साथ होता है? आपके माइंड के साथ। जब आपके दिमाग की स्टडी होती है, मेंटल प्रोसेस कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, करता भी है या नहीं करता, तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोल दिया जाता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्री विल। ये आगे भी आएगा कि जैसे ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं कि जैसे सपोज करो तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें सिगरेट पीना पसंद है, मैं तुम्हें ये बोल सकता हूं कि यार सिगरेट मत पी, सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, बट अल्टीमेटली तो तुम्हारी मर्जी है ना, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, इससे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म होती है, इंडिविजुअली जो आपकी इच्छा है, फ्री विल है वो। उसके बाद आता है साइको एनालिटिकल अनकॉन्शियस माइंड, सिगमंड फ्राइड वाली अप्रोच। सिगमंड फ्राइड वाली अप्रोच क्या होती है, जिसमें आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है। अनकॉन्शियस माइंड जैसे बोलते हैं ना, सबकॉन्शियसली, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, अचानक से आपका ऐसे हाथ लगता है, साथ में बॉटल पड़ी हुई है, तो वो कई बार नीचे गिर जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहां पर आपका ध्यान नहीं होता। समझ रहे हो ना, जैसे आपका फोकस नहीं होता उस टाइम पे। जैसे रात को आपको जो सपने आते हैं, वहां पर आप कॉन्शियस नहीं होते, तो अनकॉन्शियसली वो आपको सपने आते हैं। सपने में आप क्या देखते हो? देखो, बताने लायक सपना हुआ तभी बताना, मुझे पता है, क्योंकि सपने में कुछ भी देख सकते हो, किसी के साथ भी घूम सकते हो। तो आपको पता है सपने क्रिएट कैसे होते हैं? सपने क्रिएट कैसे होते हैं? देयर इज नथिंग द डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग द ड्रीम्स। जो आप पूरे दिन में देखते हो, जो आप पूरे दिन में ऑब्जर्व करते हो, जो आप पूरे दिन में देखते हो, वही सारी चीजें आपके सपने में आती, इमेजिनेशन से, है ना, इमेजिनेशन से। बिहेवियरिज्म फोकस ऑन ऑब्जर्विंग बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को देखोगे ना, किसी आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप कुछ ना करो उसे, वो खेल रहा है, सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे कि वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। वो बीच बीच में आपकी तरफ भी देखता होगा कि मुझे देख तो नहीं रहा, है ना। क्या अलग अलग छोटे बच्चे देखा खुद से बात करते हैं जब वो खेलते हैं। अगर वो अकेले भी खेल रहे होंगे ना, वो अपने आप से ही बात करते रहते हैं, अच्छा यार ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। तो वो बिहेवियर को, ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? हम ऑब्जर्विंग बिहेवियर, कि हाँ हम किस तरीके से किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते, हाउ वी कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर। देन आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जब आप किसी के दिमाग मतलब किसी पूरे टॉपिक को पहले देखते हो और उसके बाद उसके हिस्सों को पढ़ने की कोशिश करते हो। तो जो गेस्टाल्ट है ना, ये एक, इसका मतलब होता है, गेस्टाल्ट का मतलब प्लेस और पुट टुगेदर, मतलब अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को आप क्या कर देते हो, एक फ्रेम में ऐड कर देते हो। पहले आप उस पूरे पैटर्न को देखते हो, फिर बाद में उसके छोटे छोटे हिस्सों को भी साथ में देखने की कोशिश करते हो। अब इसमें ना हमारे पास 5 चीजें आती हैं, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर और फिगर ग्राउंड। अब इस चीज को ध्यान से समझना।
Organizing depends upon what we see as figure and what we perceived on ground, on text. मतलब ये वाला क्या बोला, फिगर एंड ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, वी सी एज अ फिगर, हम इस फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर को देख रहे हैं, और उस फिगर के साथ हम उसके बैकग्राउंड में क्या परसीव कर रहे हैं, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, कि ये ब्लैक में व्हाइट है और ये व्हाइट में ब्लैक है, ये होता है ना। जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हो, आप कलर थ्योरी के बारे में पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ते? आप इस चीज को कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना कि कुछ न्यूट्रल कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हुआ, ग्रे हुआ, ठीक है, कुछ न्यूट्रल कलर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़े एडवांस कलर होते हैं। कुछ लोगों का आप ड्रेसिंग सेंस देखिए, बहुत अच्छा होता है, जिनको कलर्स की नॉलेज होती है, उनको पता है, ठीक है। जैसे आप एक सिंपल बात बोलते हो, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही अगर आप कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग देखते हो, तो जैसे आपने सपोज करो आप शर्ट और ट्राउजर पहन रहे हो, अगर आप शर्ट और ट्राउजर पहन रहे हो, अगर आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, अगर आपने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है ना, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, तो ये आपका एक और वहीं पर अगर आपने एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, अगर आपने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, तो नो ऑल ब्लैक, हम मोनोक्रोनिक की बात नहीं कर रहे। अगर आपने एक ब्लैक शर्ट पहनी है तो डेफिनेटली आप नीचे एक ग्रे पैंट पहनोगे, यहाँ पे लाइट ग्रे पहनोगे, या आप ऑफ व्हाइट पैंट पहनोगे, कुछ इस तरीके का पहनोगे ना। सो दीज आर समथिंग जो आपका फिगर एंड ग्राउंड में आता है कि हाँ वो कलर कॉम्बिनेशंस किस तरीके से। देन आता सिमिलैरिटी, ऑब्जेक्ट दैट है सिमिलर आर परसीव्ड एज यूनिट, जो देखने में एक जैसे होते हैं हम उनको एक जैसे मानते हैं, जैसे सिमिलैरिटी है ये। When objects look similar to one another, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं तो हम उनको एज अ ग्रुप में एक मान लेते हैं। नहीं देखो, चलने को तो सब चलता है यार, चलने को तो रणवीर सिंह जैसे चल रहे हैं, रणवीर सिंह ही है वो। चलने की बात नहीं है, पॉइंट है गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी क्या बोलती है, कि जो गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है ना। तो ये सिमिलैरिटी है, अगर काफी सारी चीजें सिमिलर हैं तो आप उनको एक चीज मान लेते हो यार ये सब चीजें एक जैसी। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होता है क्लोजनेस, कोई चीज एक दूसरे के कितने ही नजदीक है, कोई चीज का डिस्टेंस कितना है, जैसे प्रॉक्सिमिटी है ये। व्हेन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड टुगेदर द आई परसीव देम एज अ ग्रुप, जब आप चीजों को एक साथ छोटे 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 साथ रख देते हो तो आप भी उनको क्या करते हो, एक जैसा मानते हो। देन आता है कॉन्टिन्यूटी, जैसे आपने ये सिंबल देखा होगा, कॉन्टिन्यूटी का मतलब जब चीजें एक फ्लो में चल रही हैं। एसबीआई का लोगो आपको ऐसा नजर आता है, अगर आप एसबीआई का लोगो देखोगे ना तो सेम टू सेम इस तरीके का आपको एसबीआई का एक लोगो नजर आता है, जो एक सीक्वेंस में आता है, जो ऐसे एक सीक्वेंस में नजर आता है। तो जब चीजें इस तरीके से सीक्वेंस में चलती हैं तो अब भी आप उनको एक चीज मानते हो कि यार ये सारी चीजें एक साथ। और क्लोजर का मतलब होता है फिगर द गैप इनटू, जब कुछ चीजों के बीच की उनकी जो समझ रहे हो ना, वैसे अलग अलग वो इनकम्प्लीट हैं, बट अगर उनको एक साथ रख दिया जाए तो वो एक कंप्लीट फिगर बना देता है। जैसे अगर देखोगे तो ये तीनों सर्कल हैं वो इनकम्प्लीट हैं, ये जो तीनों सर्कल है ना वो इनकम्प्लीट हैं, बट जैसे ही इनको इस डिजाइन में रखा गया है वो एक कंप्लीट पिक्चर नजर आ रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट सर्कल है वो बन रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको मैच का कॉलम में पूछे जा सकते हैं कि फिगर और ग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड पे चीजें कैसे काम कर रही हैं। सिमिलैरिटी का मतलब जब सिमिलर सी चीजें होती हैं तो हम उनको एक मान लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी, जब दो चीजों के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है तो भी हम उनको एक मान लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब
कॉन्टिन्यूटी का मतलब जब चीजें एक सीक्वेंस में काम करती हैं, एक फ्लो में चलती हैं, तो अभी हम उनको एक मान लेते हैं। और क्लोजर का मतलब कि जब चीजें इंडिविजुअल लेवल पे इनकम्प्लीट हैं, जब चीजें इंडिविजुअल लेवल पे इनकम्प्लीट है, बट अगर उनको एक साथ रख दिया जाए तो वो एक कंप्लीट पिक्चर है, वो आपके सामने प्रेजेंट कर देती है। उसके बाद हमारे पास ना ये एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और एक आती है इनसाइट लर्निंग। अब इसको पहले ना थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। ट्रायल एंड एरर को ना ड्रिलिंग भी बोल देते हैं। आपने ड्रिलिंग वर्ड सुना हो कभी? ड्रिलिंग वर्ड सुना है? ड्रिलिंग क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब बेटा जो चीजें सेम होती है, और प्रॉक्सिमिटी का होता है, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है डिस्टेंस। ड्रिलिंग का मतलब एक तरीके से ड्रिल मशीन जैसे प्रैक्टिस होती है। अब आपने ड्रिल मशीन को चलते हुए देखा तो वो ऐसे 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 घूमती है ना? ड्रिल होती है, वो एक ही पॉइंट पे ऐसे ऐसे लगातार। अगर आप उसको हिलाते रहोगे या उसको घुमाओगे नहीं तो वो कभी भी उसमें छेद नहीं करेगी। अगर आप एक दीवार में छेद करना चाहते हो तो आपको पता है वो कभी भी इस तरीके से छेद है वो नहीं करेगी। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब हो जाएगा एक तरीके से ड्रिलिंग, जिसमें आप लगातार क्या करते रहते हो? एक ही काम करते रहते हो, एक ही काम करते रहते हो, या बच्चों से एक ही तरीके का काम है वो करवाते रहते हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से क्या किया जाता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब आप उनके सामने एक स्टिमुलस मतलब एक ऐसी चीज जो आपको कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आपको उत्साहित करती है काम करने के लिए, और आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे आपके सामने खाने की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और आप वो दुनिया भर के भुक्खड़, तो आप देखोगे नहीं, आप जाते ही ऐसे टूट पड़ोगे, जैसे है ना बिल्ली चूहे पे टूट पड़ती है, तो आप टूट पड़ोगे क्योंकि वो आपके लिए स्टिमुलस का काम हो गया। उसने आपको इतना प्रेरित किया अपनी तरफ और आपने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर दिया। होता है ना ऐसा हर घर, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी किसी घर में, इवन के मेरे घर में मैं खुद इस चीज को के साथ एग्री करता हूं। जैसे ही रिश्तेदार जाते हैं ना तो सबसे पहले हम कौन से सामान पे टूट पड़ते हैं? जो रिश्तेदार नहीं खा के जाते हैं, वो बर्फी, मिठाइयां, समोसे जो रसोई में आते हैं ना, तो हम उस पर टूट पड़ते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूं, मैं खुद इस चीज को करता हूं, तो आप तो क्यों नहीं करते हो? होता है या नहीं होता? तो ये चीजें हैं जब वो आपको एक स्टिमुलस का काम करती है और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। और इनसाइट लर्निंग है ये जो हाई ऑर्डर की लर्निंग हो जाती है, समझ रहे हो ना? यहां पर जब आप ओन सेल्फ को यूज करते हो, मतलब ओन, यहां पर आप डिपेंड करते हो दूसरों पर। बिल्कुल करता हूं यार, आपके जैसे ही हैं हम भी, हम कौन सी दूसरी दुनिया से आए हैं? जब छोटे होते थे ना तो जैसे घर में मिठाई आ जाती थी ना ऐसे रिश्तेदारों के बाद ना, तो मैं और मेरी बहन होते थे तो हम ना काउंट करके रख लेते। जैसे मैं बाहर जा रहा हूं ना तो मैं पहले ही, जैसे मिल्क केक है तो अगर 8 मिल्क केक बचे हुए हैं ना तो काउंट करके जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़े हुए हैं, तो 4 इसमें से तेरे हैं, 4 मेरे हैं। अगर 4 से ज्यादा तूने खाया तो फिर तू देख लेना, है ना? तो ये सारी चीजें चलती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? प्रैक्टिस से ही आप सीखते हो, ठीक है, क्योंकि आप डिपेंड करते हो, छोटे बच्चे होते हैं जैसे। स्टिमुलस का मतलब जो चीज आपको कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आपको मोटिवेट करती है। और यहां पर आप अपनी इनसाइट का मतलब समझ रहे हो ना? ट्रायल एंड एरर कहां पे यूज किया जाएगा बेटा? ट्रायल एंड एरर मेथड कहां पे यूज किया जाएगा? स्मॉल चिल्ड्रन पे। जो छोटे बच्चे हैं उनको ट्रायल एंड एरर के थ्रू पढ़ाया जाएगा। और जो इनसाइट लर्निंग है ये एक तरीके से अडल्ट लर्नर, जो अपना दिमाग चला रहे हैं, जो खुद से काम कर सकते हैं, जो खुद से अपना दिमाग चला सकते हैं। इट गिव्स इंपॉर्ट एंड प्रेज टू वंस पास्ट एक्सपीरियंस इन लर्निंग। अब जब ट्रायल एंड एरर है तो क्योंकि पीछे से नॉलेज चली आ रही है तो पीछे की नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यहां पर बोला जाता है कि पीछे की नॉलेज जरूरी नहीं है, जो आप नया सीख रहे हो तो वो सीख सकते हो। लर्निंग अंडर कंडीशन ऑफ रीइंफोर्समेंट इज द की। जब ट्रायल एंड एरर किया जाता है ना तो उसमें सबसे बड़ा फोकस रीइंफोर्समेंट पे होता है।
छोटे बच्चों को टीचर गुड, आइसक्रीम, चॉकलेट ये पता क्यों देते हैं उनकी कॉपीज पे? गुड पता क्यों देते हैं? सिर्फ उनको एक तरीके से रीइंफोर्स करने के लिए, उनको एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी जाता है। फिर अगली बार बच्चा और अच्छे से काम करके आता है, अगली बार बच्चा और अच्छे से काम करके आता है, और ऐसे जो उसकी हैबिट हो जाती है तो उसकी हैंडराइटिंग है वो सुधर जाती है। तो इसको बोला जाता है रीइंफोर्समेंट। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, परसेप्शन, यहां पर आप अपनी परसेप्शन को यूज करते हो। पार्ट्स आर फंडामेंटल। छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को पार्ट्स में सिखाया जाता है, और यहां पर मेन क्या है? होल। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको पूरी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है। फाउंडेशन स्टोन इज द प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट, इसमें प्रैक्टिस होता है और यहां पर लर्निंग और इंटेलिजेंस की बात की जाती है। ट्रायल एंड एरर, ड्रिल एंड रीइंफोर्समेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट्स। इट इज बेस्ट फॉर रिएक्शन टाइप एंड हैबिट फॉर्मेशन। जब आप बच्चों को एक हैबिट क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें हम ट्रायल एंड एरर यूज करते हैं, और यहां पर जब बच्चा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करता है, जहां पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करता है, तो वहां पर इस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है। ट्रायल एंड एरर का मतलब जब आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हो, ट्रायल एंड एरर का मतलब जब हम एक छोटे बच्चों को बार बार फोकस देके सिखा रहे हैं कि ऐसा करो। और इनसाइट लर्निंग कौन सी होती है? जहां पर आप बच्चों को उनके जैसा बन के, मतलब अडल्ट लर्नर होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। लास्ट 2 पॉइंट का में क्या हुआ, उसमें ट्रायल एंड एरर की बात की गई है और दूसरी साइड पे अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। लास्ट पॉइंट वही है कि अगर हम हैबिट फॉर्मेशन करना चाहते हैं, अगर हम हैबिट फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उनको एक हैबिट उनकी बन जाती है, और इनसाइट में उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। अरे बेटा प्रिंट लेने की क्या जरूरत है आपको, आप नोट्स बनाया करो ना क्लास में। इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, तो डेल्टन का सिस्टम था सेल्फ स्टडी को रिलेटेड। होल इज प्राइमरी का मतलब हमारा पूरा फोकस होता है वो पूरी चीज पे होता है, हम छोटे हिस्सों को नहीं देखते। सेल्फ स्टडी जैसे आप लोगों को मैंने यहां पर भी बताया कि मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि हाँ भाई जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उससे आपका सब कुछ बन जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, आपको खुद से भी एफर्ट्स लगाने। मैंने आपको पहली क्लास में इस चीज के बारे में बोला था कि अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हो जितना मैं पढ़ा रहा हूं, उसी चीज पे आप सोच रहे हो कि बस बहुत है, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सेल्फ स्टडी जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसी चीज को यहां पर फोकस किया गया। ये भी एक टीचिंग का मैक्सिम है कि भाई बच्चों को सेल्फ स्टडी करवाओ, बच्चों को बताओ कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस तो ये आप लोगों को पता ही है, 5 ज्ञान इंद्रियों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, आंख, नाक, कान, जीभ, है ना। तो अच्छा, जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनसे हम कैसे सीखते हैं, ठीक है जी, वो। और फॉलो नेचर, फॉलो नेचर का मतलब है अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। जैसे हम जब लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो लेवल होता है ना वो ऑटोनॉमस लेवल होता है। कौन सा लेवल होता है बेटा? ऑटोनॉमस लेवल। ये जो ऑटोनॉमस लेवल होता है, ये पता है कौन सा लेवल होता है? ये वो वाला लेवल होता है जहां पर बच्चा सेल्फ सीखता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है, बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है। स्टार्टिंग में घर से सीखता है, खुद से सीखता है, समझ रहे हो ना। पहले 3-4 साल तक या 2-3 साल तक जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो जो कुछ भी सीखता है वो अपने घर से ही सीखता है। क्या करता है? जो कुछ भी वो सीखता है ना वो अपने घर से ही सीखता है, अपने मम्मी पापा को देख के, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप में से भी डेफिनेटली, जैसे बॉयज होते हैं वो एक्टिवा पे, मोटरसाइकिल पे जूं 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 ऐसा करना शुरू कर देते हैं, और लड़कियां होती हैं अपनी मम्मी का मेकअप का सामान लगा के मुंह पे कुछ भी लगा लेती जब छोटे होते हैं बच्चे, क्योंकि पता नहीं होता ना, है ना। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने भी डेफिनेटली कभी ना कभी अपना सुंदर सुंदर त्वचा पे मेकअप किया होगा जब आप छोटे थे। तो ये सारी चीजें क्या, ये आपके ऑटोनॉमस लेवल है, इसमें आपको कोई कुछ सिखा नहीं रहा, इसमें आपको कुछ सिखा नहीं रहा, आप खुद से सीखते हो उस चीज, है ना, इंटीमेट करते हो। नियर टू फार और फ्रॉम सीन टू अनसीन, इसका मतलब सिंपल वही है कि जो नॉलेज आपको है, जो नॉलेज आपको ऑलरेडी है, उसी नॉलेज को बेस बना के आपको नई नॉलेज तक लेके जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। मतलब हम आपको पहले जो आपकी पहले की नॉलेज है उसके साथ रिलेट करके ही आपको आगे बढ़ाएंगे दूसरी चीज, ठीक है। तो वो उसके बाद आता है फेजेस ऑफ टीचिंग। अब फेजेस ऑफ टीचिंग में आपने दिमाग में क्या रखना है, फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी को पढ़ा रहे हो, जब आप क्लास में जाना चाहते हो,
तो क्लास में जाने से पहले का जो फेज होता है वो होता है प्री एक्टिव फेज। जब आप क्लास में चले गए तो उस टाइम पे वो इंटरेक्टिव फेज हो गया, है ना। और देन आता है पोस्ट एक्टिव फेज, फिर आता है पोस्ट एक्टिव फेज। मैं इसको आपको अपनी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि भाई मेरा कल एक लेक्चर है ना, मेरा एक लेक्चर है, तो मैं उस लेक्चर लेने से पहले क्या क्या देखूंगा। मैं प्री एक्टिव मतलब मैं क्लास में जाने से पहले क्या क्या सोचूंगा। मैं चीजों को प्लान करूंगा, मैं पीपीटी चेक करूंगा, मैं अपना लैपटॉप चेक करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मैंने सारा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है, मैं उस कंटेंट को रिव्यू करूंगा, मैं देखूंगा उसमें कोई गलती तो नहीं है, मैं लेसन समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्री एक्टिव फेज है। मतलब मैं एक क्लास में जाने से पहले क्या स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, है ना। मैं क्लास में जाने से पहले कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, मैं उस चीज पे फोकस करूंगा। तो अच्छा यार, क्या मैं ये सारी चीजें जानता हूं, मैं बच्चों को ये पढ़ा दूं। ऐसा तो नहीं है कि कल मैं क्लास में जाऊं, अचानक से मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, मेरी पीपीटी है वो क्रैश हो जाए, समझ लो ना। दीज आर, मैं इसको जनरली बता रहा हूं। देन आता है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, क्लास में चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, इधर उधर की बातें जो क्लासरूम के अंदर चल रहा है। तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग करोगे, मैं आप लोगों को कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और देन आता है पोस्ट एक्टिव। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं देखूंगा कि आज मैंने अपने गोल्स को कितना अचीव कर पाया, क्या मैं जितना आपको पढ़ाना चाहता था वो पढ़ा पाया, कहाँ पे मुझसे गलती हुई है, कैसे मुझे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे मुझे बच्चों को और आगे लेके जाना। तो ये एक इवेल्युएशन फेज है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के फेज होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट का फाइनल चार्ट। जो प्री एक्टिव फेज होता है, ये होता है जब आप एक्चुअल टीचिंग करने से पहले की बात करते हो। आप अपने गोल्स बनाते हो, आप अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, आइडियाज और टीचिंग स्टाइल, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हो। तो ये आपकी प्री एक्टिव फेज है कि भाई मुझे क्लास में जाने से पहले अपने आप को तैयार कैसे करना है, ठीक है ना। मुझे क्लास में जाने से पहले अपने आप को तैयार कैसे करना है, उस चीज की बात की जाती है। देन आता है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज कौन सा हो गया, जब हम क्लास में चले गए, साइजिंग अप ऑफ द क्लास या डायग्नोस ऑफ लर्नर। मतलब हम क्लास में जाके बच्चों को देखते हैं कि यार बच्चे कैसे हैं, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा स्लो लर्नर है। क्लास को साइज अप करना, उनका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम क्लास में जाके देखते हैं कि वो किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं। और फिर एक्शन और रिएक्शन, किस तरीके से कहीं वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे, वो आपकी बातों को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाएंगी, इंटरेक्टिव फेज। और देन आता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव का मतलब आप इवेल्युएशन फेज में चले जाते हो। आप एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, जो आप बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंज लेके आना चाहते हो, कि मैं चाहता हूं कि भाई बच्चों के अंदर ये एक हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या मैं वो चीज ले पाया, कहीं मैंने कोई गलत मेथड तो इस्तेमाल नहीं कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं कहां पे देखूंगा, ये सारी चीजें मैं कहां पे देखूंगा, मैं पोस्ट एक्टिव फेज में देखूंगा। आई विल लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स इन माय पोस्ट एक्टिव फेज। फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट कल हो गई है। फर्स्ट क्लास तो कल हो गई है। हाँ वो तो खत्म हो गया, 13 पॉइंट्स तो कब के।
KVS मदान की बुक ले सकते हो आप। पेपर 1 के लिए तो बेस्ट बुक वही है। सबीना आएंगी बेटा, वो कोर्स भेज दिया है, मोस्ट प्रोबेबली परसों से शुरू हो जाएगा आपका। मेमोरी लेवल ही हो जाएगा वो, बिल्कुल। सर आपकी पीपीटी इनफ नहीं है एग्जाम क्रैक करने। देखो यार, किताबों में भी पढ़ोगे वही चीज आएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बस सारी वही चीजें हैं। पॉइंट तो वही आ जाता है ना, जब बच्चे पूछते हैं तो हम उनको रेफर तो कर सकते हैं ना, हम तो आपको नहीं बोलते किताब खरीदने के लिए, क्योंकि किताब में भी पढ़ोगे वही सारी चीजें किताब में मिलेंगी जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। हायर एजुकेशन का 60% पोर्शन तो करवा दिया बेटा, उसका पार्ट 2 आएगा। आधा पोर्शन तो मैंने करवा दिया। हायर एजुकेशन में हम मतलब 60 to 70% कर चुके हैं, बस 2 से 3 टॉपिक पेंडिंग है आपके। इस मेरी प्रोफाइल में यार तुम्हें जो कुछ चाहिए ना सब कुछ मेरी प्रोफाइल में ही है। कंप्लीटेड कोर्स जाके चेक करो। चलो आगे बढ़ो। लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमारे पास टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। एक है मेमोरी लेवल, एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक है रिफ्लेक्टिव लेवल। और इससे पहले एक और लेवल को आप ऐड कर लो। वो कौन सा लेवल होता है? वो ऑटोनॉमस लेवल होता है। ऑटोनॉमस लेवल का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, जहां पर आप ऑटो खुद से सीखते हो, नेचर से सीखते हो। बेटा मैं करता हूं आपके क्वेश्चन का आंसर, मैं पढ़ा लू ना, एंड में हम 10 मिनट बात कर लेंगे, तब आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और इन तीनों लेवल्स को पूछा जाए तो ये किसके द्वारा दिए गए थे? मॉरिस एल बिगी के द्वारा। प्लीज इसको कर लो ऐड अपने नोट्स में। मॉरिस एल बिगी के द्वारा ये 3 लेवल दिए गए थे, मतलब टीचिंग को 3 लेवल्स में प्रेजेंट किया गया था। वैसे ये इंडिविजुअल लेवल अलग अलग पर्सन के द्वारा दिया गया था। वैसे ये तीनों लेवल अलग अलग पर्सन के द्वारा दिए गए थे। तो सबसे पहले ऑटोनॉमस लेवल मैंने आपको बता दिया है कि ऑटोनॉमस लेवल कौन सा लेवल होता है। ऑटोनॉमस लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आप ऑटोमेटिकली सीखते हो, अपनी फैमिली से सीखते हो, अपने नेचर से सीखते हो, अपने घर से सीखते हो, तो वो वाला। उसके बाद मेमोरी लेवल, ये वो वाला लेवल होता है जहां पर आप फुली टीचर पे डिपेंड करते हो। क्या करते हो? जहां पे आप पूरे तरीके से टीचर पे डिपेंड करते हो। छोटे बच्चे होते हैं जैसे, है ना, छोटे बच्चे होते हैं जो गुरु को ही, अपने टीचर को ही भगवान मान लेते हैं। जो स्पून फीडिंग वाला कंसेप्ट होता है वो आपका कहां पे होता है? वो मेमोरी लेवल पे होता है। स्पून फीडिंग वाला मेमोरी लेवल पे होता है, जहां पर टीचर का मेन रोल होता है और स्टूडेंट का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। मतलब टीचर जो कहेगा बच्चा वही करेगा। और देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एक तरीके से डेमोक्रेटिक, जहां जो जैसे कॉलेज लेवल पे चले जाते हैं, जहां पर बच्चे अब इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक रिलेशनशिप की बात की जाती है। यहाँ बच्चे भी अब टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर को बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जहां पर टीचर का रोल एकदम से सेकेंडरी हो जाता है। जहां पर टीचर का रोल है वो एकदम से सेकेंडरी हो जाता है और बच्चों का रोल प्राइमरी हो जाता है। तो टीचर एक गाइड की तरह काम करता है, जैसे पीएचडी में हो जाता है ना, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल में चलता है। राइट? तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, किसने दिया था? तीनों लेवल्स एक साथ पूछा जाए तो मॉरिस, किसने दिए थे अभी बताया? मॉरिस एल बिगी के द्वारा। मॉरिस एल बिगी के द्वारा ये
तीनों लेवल दिए गए थे और वैसे अलग अलग लेवल्स अलग अलग पर्सन के द्वारा दिए गए। ठीक है, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 लेवल्स के बारे में बात की। ऑटोनोमस लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब इन लेवल्स को ना रट्टा मारने की कोशिश मत करना, ये पूरा समझदारी वाला टॉपिक है। समझदारी वाला टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेमोरी लेवल है, ये सबसे छोटा लेवल है जहां पर बच्चों का माइंड एकदम से डेवलप नहीं हुआ, तो उनका पूरा फोकस किस पे होता है? फैक्ट्स पे। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एबीसी ही सिखाई जाती है बार बार, उनके दिमाग में बस इंफॉर्मेशन डाली जाती है, फॉर्मूला और लॉ, उसकी समझ हो या ना हो, बस उनको चीजें रटवा दी जाती हैं। एक तरीके से स्पून फीडिंग या क्रैमिंग पे फोकस होता है। स्पून फीडिंग या फिर पूरे का पूरा फोकस किस पे होता है? क्रैमिंग पे होता है, कि बस बच्चों का रट्टा मरवा दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है और प्री प्लान्ड होता है। ठीक है, हमें पता होता है कि 1 साल के अंदर बच्चों को कितना पढ़ाना है, तो ये दिया गया था हार्वर्ड के द्वारा। हार्वर्ड के द्वारा दिस क्रैमिंग का मतलब बेटा रट्टाफिकेशन, क्रैम करना, रूट लर्निंग, जब रट्टा मारा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, है ना, ऐसे करके। तो ये एक हार्वर्डियन थ्योरी है जिसमें आप कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, स्ट्रक्चर और मॉडल्स, मतलब आप सब कुछ प्री डिसाइडेड रखते हो। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है कि जो भी किया जाएगा वो ऐसे ही किया जाएगा, हम जो भी करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। प्री प्लान्ड होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड होती है। तो इस वजह से ये मेथड क्या हो गया? एक तरीके से टीचर सेंट्रिक हो गया। तो मेन रोल किसका हो गया? टीचर का हो गया, टीचर सेंट्रिक अप्रोच हो गई। अब जो हार्वर्ड है ना, उसने हमारी मेमोरी की कुछ टाइप्स बताई हैं। उसने बताया कि जो मेमोरी होती है ना भाई, वो कुछ अलग अलग टाइप्स की होती है। वो कौन कौन सी टाइप्स की होती है? इमीडिएट मेमोरी, व्हेन अ रिकॉल इज इमीडिएट। जैसे अभी आपने कुछ सीखा और अभी आपको बोल दिया जाए कि आप उसको रिकॉल करो, मतलब समझ रहे हो ना? इमीडिएट का मतलब अभी जो आपने सीखा आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। परमानेंट मेमोरी, वो मेमोरी जो आपकी मेमोरी का परमानेंट पार्ट बन गई है, ठीक है, जिसको आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। किसने आपको धोखा दिया, किसने आपका दिल तोड़ा, किसने आपके कान पे नीचे लगाई, तो आप उसको पूरी जिंदगी नहीं भूलते। जो आपके पर्सनल मेमोरी होती है, जहां पर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हो। समझ रहे हो ना? पर्सनल में तो देखो, पर्सनल ना बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती है। जैसे पर्सनल का मतलब देखो, हर किसी की जिंदगी में ना ऐसे कोई ना कोई कांड होते हैं जो अगर सीक्रेट रहें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो खुल गए तो पता नहीं क्या हो सकता है ना? है ना? तो वो डिस्क्लोज ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हिडन ट्रूथ, तो ये परमानेंट होता है। इम्पर्सनल होता है, जैसे आपने किताबों वगैरह में कुछ पढ़ा है ना, कुछ किताबों में पढ़ा आप लोगों ने, कुछ इधर उधर से सुना। एक्टिव मेमोरी जो आप पेपर में यूज करते हो, समझ रहे हो ना? जब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा यार, अच्छा लेवल ऑफ टीचिंग कितने थे, अच्छा 3 तरीके के थे यार, पहला किसने दिया था? हार्वर्ड ने लिया था, दूसरा किसने दिया था? एग्जाम में जो आप मेमोरी का इस्तेमाल करते हो एक तरीके से आपकी एक्टिव मेमोरी होती है। और पैसिव मेमोरी होती है जहां पर आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप पैसिवली भी सब कुछ रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी मेमोरी का ऐसा पार्ट, मतलब एक तरीके से परमानेंट मेमोरी जैसी होती है आपकी पैसिव मेमोरी भी, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते चीजों को रिकॉल करने के लिए। मैकेनिकल और फिजिकल मेमोरी ये होता है जो आप किसी स्किल को सीखते हो। जैसे आप सुबह ब्रश करते हो, तो ब्रश कैसे करना है हर रोज आपको याद थोड़ी ना करना पड़ता है, आप आंखें बंद करके भी ऐसे ऐसे करते रहते हो या नहीं करते? ब्रश तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जैसे आप गाड़ी सीखते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप गाड़ी सीख रहे थे या जब भी आपने गाड़ी सीखी होगी, तो उस टाइम पे पहले आप कितना ध्यान से चलाते हो ना, कभी गियर पे का ध्यान रखते हो, कभी क्लच का ध्यान रखते हो, कभी ब्रेक का, कभी एक्सीलरेट का, कभी हर तरीके का ध्यान रखते हो।
धीरे धीरे जब आप चलाते रहते हो 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो उस तरीके से तो वो मैकेनिकल मेमोरी हो जाती है, ऑटोमेटिक, है ना। रूट मेमोरी, जिसमें आप बिना याद किए बिना समझे किसी चीज को रट्टा मारते हो, ठीक है। आपके पेपर में भी काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना जहां पर आपको रट्टा मारना पड़ता है, क्रैमिंग करनी पड़ती है। लॉजिकल मेमोरी होता है जहां पर आप चीजों को लॉजिकल एस्पेक्ट से, ठीक है, जैसे आपस में रिलेट करके सीखते हो कि अच्छा यार ये ऐसा हुआ होगा तो ये ऐसा होता है, जैसे एक्शन रिएक्शन होता है ना, तो वो लॉजिक मेमोरी, मतलब जिसमें आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो आप फिर शर्लॉक होम्स बनते हो, क्या करते हो, फिर आप शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश करते हो कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, है ना। इससे कुछ शर्लॉक होम्स होते हैं ना, जैसे तो डॉक्टर बैठे हुए थे ना, वो हड्डियों के डॉक्टर थे, तो सामने से एक बंदा ना लगड़ाते हुए आ रहा था, तो पहला डॉक्टर बोला पक्का ना इसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। दूसरा बोला नहीं, अगर पैर की हड्डी टूटी होती ना तो ये पैर को इतना ऊपर नहीं उठाता, इसके पैर की हड्डी नहीं टूटी है, इसकी टांग की हड्डी टूटी है, इस वजह से ये दूसरी टांग से अपने पैर को सपोर्ट करते हुए लेके आ रहा है। तो दोनों के अंदर लड़ाई होगी, वो बोला नहीं पैर की हड्डी टूटी है, दूसरा बोला नहीं नहीं लात की हड्डी टूटी है, टांग की हड्डी टूटी है। बोला कोई नहीं उसे आ जाने दो। जैसे वो वापस आया तो पहला बोला तेरे टांग की हड्डी टूटी है, बोला नहीं, फिर बोला तेरे पैर की हड्डी टूटी है, बोला नहीं, तो बोला लगड़ा के क्यों चल रहा है, बोला कुछ नहीं वो तो चप्पल टूट गई है मेरी। समझ रहे हो ना। तो जब आप चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हो कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉज और इफेक्ट की बात होती है, वो है। बाद में उसी चप्पल से मारा होगा ना, हाँ ये भी हो सकता था कि भाई ना तो पैर की हड्डी टूटी है, ना टांग की हड्डी टूटी है, ना चप्पल टूटी है, मैं पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। पहला आता है, देखो इसमें मेथड कौन कौन से बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। ड्रिल का मतलब होता है आपको लगातार एक ही चीज पढ़ाते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे पूरा साल एबीसी लिखते रहते हैं, जो उनका पहला ईयर होता है ना, यूकेजीएम जो भी होती है, वो बस उसमें एबीसी मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। एक साइड पे टीवी चल रहा होता है, एक साइड पे खाना भी खा रहे होते हैं, और साइड पे एबीसी भी लिख रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रिलिंग मेथड, जिसमें आप लगातार चीजों को याद करवाते रहते हो। उनको टेबल याद करवाते हैं, 2 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8। उनको पता नहीं, उनको कुछ नहीं पता कि 2 3 6 कैसे आता है ना, रट्टा मरवा दिया, बस याद करवा दिया, एक तरीके से तोते की तरह रट लिया उसने, बस समझ नहीं आता। उसे ये नहीं पता कि 2 1 1 2 कैसे आता है, या 2 2 4 कैसे आता है ना। इस तरीके से रिवीजिंग मेथड्स हो गया, और छोटे छोटे बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, मेमोरी लेवल की बात की जाती है। अब मेमोरी लेवल को ना, एक ये ना 4 चीजें अपने दिमाग में रखो, FS का क्यूब। जब हम किसी भी टीचिंग मॉडल की बात करते हैं ना, तो जो भी टीचिंग मॉडल होता है किसी भी लेवल में हो, तो वो ना 4 अलग अलग स्टेजेस से निकलता है। पहले किसी भी मॉडल का एक फोकस होता है ना, किसी भी लेवल का एक फोकस, और अल्टीमेटली मेन आइडिया क्या है, मेमोरी लेवल का मेन आइडिया क्या है, ये देखा जाता है। फिर सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है प्रोसेस, रूल्स या फिर प्रोसेस, कि उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज किया जाएगा, ठीक है जी। सोशल सिस्टम, सॉरी सिंटैक्स के अंदर कि कौन सा सिस्टम यूज किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा, कि व्हाट यू आर अबाउट टू अचीव, तुम क्या अचीव करना चाहते हो। देन आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब क्लास के अंदर इंटरेक्शन। थैंक यू जी, थैंक यू सभी का। क्लास के अंदर आपका इंटरेक्शन कैसे है। सोशल का मतलब क्या हुआ कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। और सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि फिर उसका रिजल्ट कैसे देखेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, कि भाई उसका रिजल्ट कैसे देखा जाएगा कि इसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं चारों चीजें रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले होता फोकस,
जिसमें यह देखा जाता है कि किसी भी चीज का मेन फोकस क्या है। अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूं तो उसका अल्टीमेट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ कि मैं ये देखूंगा कि मैं उसको अचीव कैसे करूंगा। सोशल सिस्टम का मतलब क्लास के दौरान एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगी, वो कैसे हो रही है। देन आता सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में ये देखा जाता है कि भाई किस तरीके से क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन हो रही है। और सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, इवैल्यूएशन कैसे की जा रही है। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ना है। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने रटनी है। हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स दिए हैं। प्रेपरेशन और स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ एम की बात करें, उसके बाद आप कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, फिर कंपेयर करते हो, फिर जनरलाइज करते हो, फिर अप्लाई कर देते हो। अब ये वो चीजें हैं जो आपको रूट लर्निंग करनी है। मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये पता है आपको पेपर में सीक्वेंस बना के पूछे जाते हैं। आपको पता है जब किसी ऑथर के द्वारा कोई थ्योरी दी जाती है ना, तो वो एक सिस्टम में होती है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर जैसे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमें 5 याद हैं। 5 याद हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट क्या 5 की 5 चीजें आपको एक सीक्वेंस में याद हैं या नहीं। तो ये वो सीक्वेंस वाली चीजें हैं कि हमें सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे देखो फोकस में क्या है, फोकस में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। मेन क्या है भाई, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग नॉलेज, रिकॉलिंग और लर्न फैक्ट। फोकस में कुछ नहीं है, वही चीजें याद करनी, रिपीट करनी इस तरीके से। सिंटैक्स का मतलब, सिंटैक्स ही ये आपका जो एक स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपरेशन और स्टेटमेंट ऑफ। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप प्रिपरेशन और स्टेटमेंट ऑफ एम बनाओगे। पहले आप प्रिपरेशन करोगे कंटेंट की, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम करोगे, उसके बाद आप क्लास में जाके क्या करोगे, उस कंटेंट को प्रेजेंट करोगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे और एसोसिएशन करोगे, उसके बाद आप जनरलाइजेशन करोगे और देन आप एप्लीकेशन करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो, एक सेकेंड, मैंने इसकी समरी दे देता हूं आपको। ये देखो, नहीं ये नहीं है, ये तो दूसरा आ गया ना, मॉरिसन का आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे प्लस स्टेटमेंट ऑफ एम बनाओगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरा क्या करोगे, क्लास में जाके बच्चों को प्रेजेंटेशन दोगे। तीसरा क्या करोगे, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। चौथा क्या है, जनरलाइजेशन। और लास्ट कौन सा है, एप्लीकेशन। देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो ना भैया, आप अपने पापा को बोल रहे हो कि पापा गा। यहां पर प्रेजेंट, प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एम, यहां पर प्रेजेंटेशन, ए से एसोसिएशन और कंपैरिजन याद कर सकते हो, और फिर जनरलाइजेशन की बात कर रहे हो, और फिर एप्लीकेशन की बात कर रहे हो। छोटे बच्चे अपने पापा को बोल रहे हैं पापा गा, ऐसे करते हैं ना, छोटे बच्चे जिद करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको याद कर सकते हो कि पापा गा, ओ पापा गा। तो बस देखो, पी से, पी और ए से आप अपना फर्स्ट एम बनाओ। जैसे प्रेजेंट, प्रिपरेशन करोगे और स्टेटमेंट ऑफ एम बनाओगे, फिर आप उसके बाद प्रेजेंट करोगे और फिर कंपैरिजन और एसोसिएशन की बात करोगे, और देन आएगा आप जनरलाइज करोगे चीजों को, और उसकी फिर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, हम एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एसोसिएशन। है ना, हो गया यार। फोकस का मतलब क्या, अब मेरे को छोटे छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है भाई, फोकस क्या होता है, कि वो उनको समझ ले,
उन चीजों, अभी इसको पढ़ाता हूं ना मैं, पहले तो सिर्फ याद करवाया आप लोगों को, अब एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब पता है क्या हुआ? टॉपिक क्लियर टू द पपिल एंड टीचर राइट द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। आपने टॉपिक लिख दिया कि भाई मैं आज आपको ये पढ़ाने वाला हूं, है ना, छोटे बच्चों, प्रिपरेशन किया आपने, और उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट किया। अलग अलग एक्टिविटी हो सकता है, आपने 4 क्वेश्चन लिख दिए, बच्चों को बोला कि आओ बेटा इसको सॉल्व करो, है ना, तो वो प्रेजेंटेशन हो गया। छोटे बच्चों को बोल दिया कि 2 + 2 + 2 इस तरीके से करके, है ना, कि वो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की तरफ। और कंपैरिजन और एसोसिएशन, इसका मतलब टीचर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स और फैक्ट्स और बाय कंपैरिजन न्यू नॉलेज। फिर आप क्या करते हो, आप छोटी छोटी चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते हो। जैसे आप बोल देते हो ना कि देखो बेटा 2 + 2 + 2 6 होता है, और 2 को 3 टाइम्स किया तो 6 है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल एसोसिएशन, है ना, कि अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो भी 6 आ रहा है, और अगर मैं 2 को 3 टाइम्स गुणा कर रहा हूं तो भी 6 आ रहा है। सो दिस इज एसोसिएशन। जब आप 2 अलग अलग चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते हो, आप एसोसिएट करने की कोशिश करते हो, कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये इस तरीके से एसोसिएट होकर तुम्हारे सामने आएगा। क्लियर है जी, एसोसिएशन का मीनिंग समझ हुआ। उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को उसने एक सिस्टम का नाम दिया। तो जनरलाइजेशन का मतलब आप बच्चों को सोचने का मौका दे रहे हो, अपने वो खुद के प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश। जनरलाइज समझ रहे हो ना, कुछ जनरलाइज करना, जैसे न्यूटन ने जनरलाइज किया लॉ ऑफ ग्रेविटी को। जनरलाइज करना जब आप उस चीज को बहुत सारे लोगों पे अप्लाई कर देते हो कि ये भी हर जगह पर वो चीज अप्लाई है, तो बच्चे खुद से कुछ रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। और ये है लास्ट स्टेप, वेदर देयर आर न्यू लर्न कैन बी यूज्ड इन द न्यू सिचुएशन। फिर ये जो बच्चे नई नॉलेज को सीख रहे हैं, क्या उस नई नॉलेज को किसी और जगह पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, है ना, कि जो नई नॉलेज बच्चों को मिल रही है, क्या उस नई नॉलेज को किसी जगह पर, किसी और जगह पर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन, है ना। तो ये क्लियर हुआ। सोशल सिस्टम में क्या होगा, देखो सोशल सिस्टम में जो टीचर है ना वो प्राइमरी रोल प्ले करेगा, और जो स्टूडेंट का रोल है वो सेकेंडरी रहेगा, है ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पूरा कंट्रोल ही टीचर के पास। अब छोटे बच्चों को तो कुछ आता नहीं है बेचारों को। जनरलाइज का मतलब होता है उन चीजों को जनरलाइज कर देना, और एप्लीकेशन का मतलब होता है उसी रूल को अब किसी और जगह पर अप्लाई करके देखना कि क्या वो चीज दूसरी जगह पर भी एप्लीकेबल हो रही है। एक तरीके से वेरिफिकेशन बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट कि यार ये वेरीफाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो यहां पर आप प्रेजेंट करते हो कंटेंट को, कंट्रोल करते हो बच्चों की एक्टिविटीज को, और उनको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हो। देन आता सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्लास में क्या फोकस होता है, बेसिकली क्रैमिंग पे फोकस होता है। लिख के भी बच्चों से टेस्ट लिया जाता है और ओरल टेस्ट भी लिया जाता है, समझ रहे हो। ओरल समझ रहे हो ना, ओरल मतलब सुनते, जैसे डिक्टेशन वाला सिस्टम होता है छोटे बच्चों का, तो उनको बोल के भी उनका टेस्ट लिया जाता है, उनसे लिखवा के भी टेस्ट लिया जाता है। तो ये आप लोगों का प्राइमरी लेवल होता है। अब इसके फायदे क्या हैं, देखो फायदे सिंपल सी है यार, छोटे बच्चों के लिए तो ये अच्छा है। छोटी क्लासेस में यही मेथड अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अगर ये मेथड नहीं होगा तो आगे के मेथड बन नहीं पाएंगे, है। अगर प्राइमरी मेथड ही नहीं होगा तो आगे के मेथड आगे नहीं। सोशल सिस्टम का मतलब क्लासरूम में एक्टिविटीज कैसी हो रही है। सोशल का मतलब क्लास में एक तरीके से सोसाइटी बना रहे हैं कि बच्चे और टीचर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो वाले। और सब्जेक्ट मैटर सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। अगर मेमोरी लेवल में बच्चा अच्छे से सीखता है तो वो आगे चल के और अच्छा सीखेगा, और अगर मेमोरी लेवल में बच्चा अच्छा सीखा तो वो सेकेंडरी लेवल में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वहां पर क्या कर लेगा, वहां पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो इंप्रूवमेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ही विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स, किसमें, मेमोरी लेवल से सीख के अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है जी। अब नुकसान क्या है, देखो यार नुकसान तो बनाए जाते हैं। पहला तो इससे बच्चों की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, रट्टा लगा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा जाता है और क्रैमिंग, समझ लो ना। मतलब किसी भी चीज के जो फायदे होते हैं ना, जो प्रोज होते हैं, उसी को सामने रख के कॉन्स बना दिए जाते हैं कि भाई जो फायदे होते हैं उसी में से 2 चीजें निकाल के नेगेटिव भी बोल दी जाती है कि छोटे बच्चे हैं इस वजह से। ऑब्वियसली बात है, छोटे बच्चों पे और हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है, एक्टिविटीज ही यूज कर सकते हैं, है ना। छोटे बच्चों पे तो एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, अदरवाइज तो उनको ऐसे ही याद करवाना पड़ेगा। देखो बेटा ये क्लास में कुछ ऐसा नहीं होता, देखो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यार किस लेवल तक प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। हम इसमें ना इसको क्लास वाइज डिवाइड नहीं करते हैं, याद रखिए।
जो हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं ना, तो इसको हम क्लास वाइज डिफाइन नहीं कर देते हैं कि दूसरी क्लास तक होगा, तीसरी क्लास तक होगा। हम इसको जनरलाइज रखते हैं कि जैसे प्राइमरी के बच्चे हैं तो वो मेमोरी लेवल पे काम करेंगे, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज के हैं वो आपके, या फिर एलिमेंट्री स्कूल हो जाता है जो 6 से शुरू होता है, तो होते दिस इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच। आप इसको अपने हिसाब से कुछ एक, मतलब इसका स्टैंडर्ड नहीं है इस तरीके से कोई। अब उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ना जो, इसमें आपने 2-3 चीजों पे याद ध्यान रखना है। इसमें आते हैं रिलेशनशिप, कुछ कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूं, रिलेशनशिप्स, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, हाँ बस चीजों को रिलेट करना, एग्जाम्पल्स देना और कॉन्सेप्ट्स। और किसके द्वारा दिया गया था? मॉरिसन के द्वारा। मॉरिसन के द्वारा। तो मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहां पर क्या बताया था कि हम चीजों को देखते हैं, उनके अंदर रिलेशनशिप बनाते हैं और इनसाइट्स मतलब अपनी नॉलेज यूज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप रट्टा नहीं लगा रहे हो, आप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक अप्रोच हो जाती है। डेमोक्रेटिक का मतलब समझ आया कि यहां पर टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल, नो डाउट टीचर का रोल अभी भी प्राइमरी ही है, अभी भी टीचर का रोल तो प्राइमरी ही है, बट अब जो बच्चे हैं ना वो आंसर मतलब वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बच्चे भी अब क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे भी टीचर के साथ झगड़ा करेंगे ना। क्लास में कई बार हो जाता था, ऑफलाइन में ऐसा बहुत बार हो जाता था ना, बच्चों के में और स्टूडेंट्स के बीच में किसी बात को लेके कुछ झगड़ा हो जाता था, है ना। कुछ होता है ना जिनका पेशेंस लेवल कम होता है टीचर्स का, और कुछ बच्चे होते हैं उनका तो वैसे ही पेशेंस लेवल कम होता है। तो उस केस में अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम बात करते हैं जहां पर एक डेमोक्रेटिक अप्रोच हो जाती है। ये वाला आपके साथ हुआ सर, मेरे साथ भी हो जाता था यार, ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ये नॉर्मल चलता है बच्चों में और टीचर के बीच में एक झगड़ा, बट वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर वो क्लास में हो रहा है ना तो वो क्लास तक ही होना चाहिए, क्लास के बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब वो ठीक है, आपकी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं बट वो ग्रजेस में नहीं बदलना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं, पीछे न्यूज आई थी 10वीं की क्लास के किसी बच्चे को टीचर ने झटक दिया, चाकू मार दिया उसने अपने टीचर को, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नो डाउट डिसएग्रीमेंट्स है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जब मेरा फर्स्ट बैच था तब मेरे साथ बहुत बच्चों के आर्ग्यूमेंट होते थे, क्योंकि तब मैं भी थोड़ा मतलब मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था, तो पहले मैं मतलब अलग तरीके से डील करता था। अब मैं सीख गया हूं सब चीजों को, ठीक है। कोई नेगेटिव भी बोलता है या फिर मतलब समझ रहे हो ना, टाइम के साथ आप सीख जाते हो, एक्सपीरियंस से आ जाता है मैच्योरिटी। हर चीज को रिएक्ट करना आपके लिए जरूरी नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में हम बात करें तो ये मेमोरी लेवल से बड़ा लेवल होता है। जैसे आप मेमोरी लेवल को क्रॉस करोगे तो उसको क्रॉस करने के बाद आप कहां पे आओगे? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आओगे। यहां पर आप बच्चों को कंसेप्ट्स के बीच में, प्रिंसिपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में समझाते हो, क्योंकि यहां पर बच्चे खुद से सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से मेमोरी लेवल से अच्छा लेवल है, थॉटफुल लेवल है। ये मेमोरी लेवल से अच्छा लेवल है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दिस इज अ थॉटफुल लेवल। यहां पर सब्जेक्ट मटेरियल पे फोकस किया जाता है। नो डाउट यहां पर रोल चाहे टीचर मतलब वैसे डेमोक्रेटिक हो जाता है, बट सेंटर में अभी भी टीचर ही है, ठीक है जी। मेन रोल अभी भी टीचर ही प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब बच्चों के हाथ में सब कुछ चला गया, अभी भी टीचर सेंट्रिक की अप्रोच यूज की जा रही है। बस फर्क क्या हो गया है? फर्क ये हो गया है कि मेमोरी लेवल में तो बच्चे होते ही नहीं थे किसी भी सीन में, मगर यहां पर बच्चों का भी रोल होता है।
अरे बेटा मैं क्या बताऊं आपको, हिंदी में नोट्स नहीं है मेरे यहाँ। देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, मैं उनको 2 से 3 बातें बता देता हूं। देखो पहली बात तो कि आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप साथ में कोई हिंदी की बुक ले सकते हो। और तीसरा, यू कैन स्विच टू सम अदर एजुकेटर। आप किसी और एजुकेटर जो हिंदी में भी आपको नोट्स वगैरह देते हैं, आप उनके पास जाके पढ़ लो। दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं आप कुछ बोलूंगा नहीं, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार क्या आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो जो मैं जितना मैं कर सकता हूं मैं उतना कर रहा हूं, और जो मैं कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं। जो नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि बेटा मुझसे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या दिक्कत है। यहां पर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि बात ही अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है ना। बात ही किसकी हो रही है बेटा? अंडरस्टैंडिंग की हो रही है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, है? तो इस वजह से कोई क्रैमिंग नहीं होती। अब वही ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय द मॉरिसन। मॉरिसन ने भी आपके पास वही 4 चीजें एफ एस क्यू, पहले एक फोकस बोला उसमें कि किस चीज पे हम फोकस करेंगे, उसके बाद हम सिंटैक्स, मतलब किस तरीके से वो जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे सिंटैक्स के अंदर, और उसके बाद सोशल सिस्टम कि वो क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन होगी वो कैसी होगी, और फिर आएगा सपोर्ट सिस्टम कि जो क्लासरूम के बाद रिजल्ट देखे जाएंगे, है ना, जो अल्टीमेट रिजल्ट देखे जाएंगे वो रिजल्ट कैसे आएंगे, और उन रिजल्ट्स को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, उन रिजल्ट्स को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो फोकस किस पे है? फोकस है मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट। समझ रहे हो? यहां पर अब कंसेप्ट को सीखना है, सब्जेक्ट मैटर पे मास्टरी करनी है। अभी हमें किस चीज पे मास्टरी करनी है? सब्जेक्ट मैटर पे हमें मास्टरी करनी है कि भाई अब सब्जेक्ट मैटर है वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टीचर स्ट्रेस अपॉन द मास्टरी। एक सेकंड, ठीक है। तो किस चीज पे फोकस किया जाता है? हम डिजायरेबल चेंज की बात करते हैं कि हम बच्चों के अंदर किस तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं, किस तरीके से वो कंटेंट पे मास्टरी कर सकते हैं, राइट। अब इसने EPAOR, पपेज मतलब बच्चे, स्टूडेंट। जैसे पहले पापा गा था ना, पापा गा था प्राइमरी का, मेमोरी का पापा गा था, इसका EPAOR है। मतलब इसका मेन फोकस किस पे है? मास्टरी ऑफ कंटेंट पे, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। EPAOR मतलब पहला एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फिर असाइमिलेशन होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और फिर रेसिटेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें जो वर्ड आ रहा है ना ये वाला असाइमिलेशन, ये अपने आप में एक टॉपिक है, पियाजे की थ्योरी के अंदर आता है। ये असाइमिलेशन अपने आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उस चीज को फोकस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो एक्सप्लोर करने का मतलब क्या हुआ कि अब पहले आप जाके बच्चों की नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि बच्चों को कितना आता है। समझ रहे हो ना? एक्सप्लोर करने का मतलब कि भाई बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे कि अच्छा यार भाई तुम्हें कितना आता है, या ये मतलब समझ रहे हो ना, एक तरीके से प्रायर नॉलेज या बैकग्राउंड नॉलेज को चेक करने की कोशिश करेंगे कि पहले बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चों को कितना आता है ना। सिंपल, बच्चों की पहले की नॉलेज को क्या करेंगे? हम चेक करने की कोशिश करेंगे। देन आता है प्रेजेंटेशन। अब आप कंटेंट को प्रेजेंट करोगे, चाहे ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बट स्टिल टीचर का रोल प्राइमरी है, तो टीचर है ज्यादा एक्टिव रहेगा। वो चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों के सामने क्या कर देगा? प्रेजेंट कर देगा। फिर वो डायग्नोस करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि क्या बच्चे उस कंटेंट को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अरे बेटा ये हर जगह पे आएगा, क्यों नहीं समझ रहे हो? ये तीनों लेवल्स में आता है। तीनों लेवल्स नहीं, ये टीचिंग के हर मॉडल में आएगा। मतलब टीचिंग के जितने भी मॉडल है ना, उनको 4 लेवल्स के थ्रू ही एक्सप्रेस किया जाता है। फिर चाहे प्राइमरी लेवल हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, हाँ, उनके अंदर की चीजें चेंज हो जाती है। समझ रहे हो?
उनके अंदर की चीजें हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल में 3 ही चीजें होती हैं, इंट्रो, बॉडी और एंड पार्ट। अब कोई भी आर्टिकल लिखो उसमें ये 3 चीजें तो आएंगी ही आएंगी। अब आर्टिकल का कंटेंट अलग अलग होगा। उसी तरीके से यहां पर ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है जहां से चीज को एक्सप्रेस करना है वो सेम रहेगा, बस उसके अंदर की चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में फोकस रूट लर्निंग था, यहां पर फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी हो गया। समझ रहे हो ना? तो अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो जाएंगी, बाकी सेम टू सेम जो मेन आइडिया है वो सेम टू सेम रहेगा। Recapitulate the content till most of the pupils acquire the understanding। तो आपको रिकैप्चुलेट करने का मतलब कि अगर बच्चे चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको दोबारा समझाना, दोबारा उस चीज पे फोकस करना। ठीक है, तो एक तरीके से आप कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो। अब यहां पर एक चीज आती है असाइमिलेशन। ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी मैं आप लोगों को 2 चीजें पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है असाइमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। जब कुछ बच्चे कुछ सीखते हैं ना तो वो 2 तरीके से सीखते हैं। एक सीखते हैं असाइमिलेशन से और एक होता है अकोमोडेशन। असाइमिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आप असाइमिलेशन को पढ़ोगे तो इसके अंदर आप लोगों को एक वर्ड नजर आएगा, सिमिलर। आता है या असाइमिलर, असाइमिलेशन, सिमिलर ऐसा वर्ड लिखना है। और अकोमोडेशन में ऐसा कुछ नहीं है। असाइमिलेशन का मतलब होता है जैसे हमारे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दिमाग के, किसी चीज को सीखने के लिए। होते हैं या नहीं होते? हमारे दिमाग के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो डेवलप हो चुके होते हैं। जब किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नॉलेज आ रही है आप उसको एज इट एज एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपकी पुरानी नॉलेज इनफ होती है और आपको वो नॉलेज चेंज नहीं करनी पड़ती है ना। वो आपको नॉलेज है वो चेंज नहीं करनी पड़ती। आप एज इट एज उस नॉलेज को क्या करते हो, मान लेते हो। तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर की तरह असाइमिलेशन। सिमिलर से कैसे रिलेट करें? अरे भाई, असाइमिलेशन में मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें SIMIL नहीं नजर आ रहा, तो इससे आप इतना तो याद रख सकते हो कि सिमिलर सी नॉलेज है उसको एज इट एज एक्सेप्ट कर लेंगे। हिंट दिया है, सिमिलर वर्ड थोड़ी है उसके बीच में, सिर्फ हिंट दिया है याद रखने का कि भाई इसमें ना नई नॉलेज एक्सेप्ट नहीं होगी, सिमिलर सी नॉलेज को ही एक्सेप्ट करेंगे। और अकोमोडेशन, जब आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स नई नॉलेज को एज इट एज एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल भी समझाता हूं, वेट करो, पहले आप इसको इतना दिमाग में बिठा लो कि जब किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी नॉलेज को जब आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप उसको एज इट एज एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो है आपका असाइमिलेशन। और जब उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको चीजों को चेंज करना पड़ रहा है, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अकोमोडेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, अकोमोडेशन। अब ध्यान से समझना इस चीज को। छोटे बच्चों की एग्जांपल देता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा है, आपने उसको बोल दिया कि बेटा जो एनिमल होता है ना उसकी 4 टांगे होती हैं, 4 लेग्स वाले, जो 4 पैर वाले जानवर होते, मतलब जिसके भी 4 टांगे होंगे वो जानवर होगा। तो उसने पहले एक डॉग को देखा, उसकी भी 4 टांगे थी। फिर उसने एक कैट को देखा, फिर उसने एक काऊ को देखा, फिर उसने एक ऑक्स को देखा। उसने इन सभी को देखा। तो उसके दिमाग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या बता रहा है, यस, 4 पैर वाले सब जानवर हैं। तो वो उसके लिए डॉग का मतलब भी वही है, कैट का मतलब भी वही है, काऊ का मतलब भी वही है और ऑक्स का मतलब भी है। ये क्या है, दिस इज असाइमिलेशन।
कि उसको अपने दिमाग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने उसको कुत्ता दिखा दिया एक, अब उसके दिमाग में उस कुत्ते की इमेज बन गई कि भाई 4 जानवर वाला जिसकी 4 टांगे होगी ऐसी होंगी, वो उसको उसके साथ ही रिलेट करने की कोशिश करेगा। बट जब वो कुत्ता भौंका तो उस बच्चे के दिमाग में एक आवाज बैठ गई, तो उसने क्या सोचा कि सारे जानवर ही भौंकते हैं, है ना, क्योंकि उसे क्या लगता था कि यार 4 पैरों वाला हर जानवर है, इतना तो उसके दिमाग में आ गया। बट उसके दिमाग में जब यह है कि वो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो उसके दिमाग में यह भी था कि हर जानवर है वो भौंकता है। लेकिन फिर उसने बिल्ली को देखा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, गाय अलग तरीके से आवाज निकाल रही थी और ऑक्स अलग तरीके से निकाल रही थी। तो ये जो आवाज है उसको क्या वो एज इट एज एक्सेप्ट कर पाया? नहीं। अब हर जानवर की आवाज को दिमाग में रखने के लिए उसको अपने दिमाग के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज अकोमोडेशन। इसको हम अकोमोडेशन का नाम दे देते हैं। जब आपको नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए पुरानी नॉलेज को चेंज ना करना पड़े, दैट इज असाइमिलेशन। और जब आपको नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए पुरानी नॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल अकोमोडेशन। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लॉजिक समझ आया? तो अगर चेंज करना पड़ रहा है तो अकोमोडेशन, और अगर चेंज नहीं करना पड़ रहा तो असाइमिलेशन। और इन दोनों के बीच में एक चीज आती है, जब आप इन दोनों को बराबर रखते हो तो इनको बैलेंस बनाने के लिए जो चीज होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वर्ड तो आपने सुना होगा। बैलेंस बनाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, कि भाई एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप अकोमोडेशन और असाइमिलेशन को क्या कर देते हो? बराबर रख देते हो। स्टेबल पोजीशन, यस, बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस या फिर एक तरीके से जो स्टेबल सिचुएशन होती है। इसको आप स्टेबल सिचुएशन बोल सकते हो। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूं कि अकोमोडेशन और असाइमिलेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये देखो, असाइमिलेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप नई एग्जिस्टिंग अपनी नई नॉलेज को पहले वाली नॉलेज के अंदर ही घुसा देते हो, कि जो पहले पढ़ा था वही अब भी पढ़ रहे हो। और अकोमोडेशन का मतलब होता है जब आप अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग को क्या करते हो? न्यू इंफॉर्मेशन के अंदर क्या करते हो? अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। अगर हो नहीं पाता तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है? आपको चीजों को चेंज करना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको चीजों को बेटा क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है आपको। अच्छा कि यार नहीं अब तो ये तो अलग, ये तो अलग हो गया, राइट? ये पढ़ लेना, इसमें चार्ट दिया हुआ है बाद में। ये देखो ये चार्ट दिया हुआ है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, दैट्स इनफ। कई बार बुकिश लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, तो जितना हम सिंपल रखेंगे चीजों को उतना हमारे लिए सिंपल रहेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फिर आप बच्चों को अपनी भाषा में चीजों को प्रेजेंट करने का मौका देते हो, है ना? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप उनके लिए एक ऑर्गेनाइज करते हो, सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हो कि ठीक है बच्चों आप आओ प्रेजेंट। जैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देना कब शुरू किया था? स्कूल में या कॉलेज में? देखिए प्रैक्टिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप लोगों को आपके स्कूल में बोलने का मौका मिला था तो कॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। और अगर आपको स्कूल में बोलने का मौका नहीं दिया गया, आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं रही, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार अभी भी आज भी ये फैक्ट है कि स्कूल में सारा फोकस ना 90%, 95%, 99% पे ही होता है। जो मैं फील करता हूं आज भी, आज के टाइम पे जो स्कूल है ना, उसमें पता है नंबर्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि यार नंबर 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 नंबर। और उस चक्कर में ना
उस चक्कर में जो स्किल्स की जरूरत होती है ना स्कूल टाइम पे, वो नहीं सिखाए जाते। किताबी कीड़े बुक वॉर्म जैसा बना दिया जाता है। उनको चाहिए बस 90% नंबर लेके आए बच्चा हमारा, 95% लेके भी क्या करोगे जब आपको किसी के सामने 4 शब्द ही बोलने नहीं आते, है ना। तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्किल, स्मार्टनेस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्कूल्स में मिसिंग है, इवन के कॉलेजेस में भी मिसिंग है। तो नहीं, मैं आप देखो, पता है पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब हमें पता है कि हमें इन स्किल्स की जरूरत है, हाँ CU से वो तो आ गया है, मतलब मैं समझ रहा हूं उस चीज को, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर हमें लगता है ना कि यार ये सारी चीजें एटलीस्ट हम तो अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं ना। आपके छोटे भाई बहन है, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उनको तो मोटिवेट कर सकते हो कि वो एटलीस्ट स्पीकिंग स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो काम करें, है ना। जरूरी नहीं है कि अगर स्कूल में ही सिखाएंगे तभी सीख पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले वो आपको अपने अंदर चीजों को चेंज करना पड़ेगा। बट इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। देखो, मैं मानता हूं इस चीज को भी कि भाई इंडिविजुअल भी मैटर करता है, इंडिविजुअल, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो इंडिविजुअल लेवल पे तब तक कुछ नहीं कर पाए जब तक उनको मैंने अपने एंड से मोटिवेट नहीं किया। देखो, आप सबके अंदर एनर्जी होती है, अगर मैं उस एनर्जी को किसी जगह पे चैनलाइज कर दूं तो आप आगे खुद ही बढ़ लोगे। मैं इसमें अक्सर एग्जांपल देता हूं, ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यहां पर आए हो, पढ़ रहे हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, आगे चले जाओगे, लेकिन आपके छोटे भाई बहन, कल आप किसी को पढ़ाओगे, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जहां पर भी जाओगे, तो एटलीस्ट जो कमियां हमारे स्कूल में हमने फेस की हैं, एटलीस्ट आपके स्टूडेंट्स में वो ना रहे। जिस क्लास में आप जा रहे हो, एटलीस्ट उस क्लास में तो आप बच्चों के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो। आप उन बच्चों के अंदर तो वो जो चीजें आप कॉलेज में नहीं कर पाए, आप स्कूल में नहीं कर पाए, आप उन चीजों को कर पाओ। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी, इससे रिलेटेड ही है। मैं हमारे कॉलेज में BBA क्लास का मुझे इंचार्ज बनाया गया था। मतलब जो मेरा लास्ट सेशन था, मैंने 2 महीने लगाए थे उसमें, ज्यादा नहीं लगाया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मतलब जुलाई अगस्त मैंने पढ़ाया था, ये जुलाई अगस्त 2018 की बात है। तो जुलाई में बैच शुरू होता है ना, तो मेरे को फर्स्ट टाइम इंचार्ज बनाया गया था और जो मुझे क्लास मिली थी वो BBA। अब आप लोगों को पता है कि BBA में वो वाले बच्चे जाते हैं जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलती, सिंपल सी बात है। अदरवाइज बच्चे या तो BA में जाते हैं या BCom में जाते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता ना, कुछ नॉलेज नहीं होती है, या और कहीं पे उनको एडमिशन नहीं मिलती है बेचारों को, उनको उठा के बोल देते हैं कि बेटा BBA कर लो, MBA कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है, अक्सर ऐसा बोला जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तो मेरे पास बच्चे वो थे जो BBA के थे। मेरी छोटी सी क्लास थी, उसमें सिर्फ 18 बच्चे थे, जिसमें से 8 लड़कियां थी और 10 लड़के थे। छोटा सा बैच था, 8 लड़कियां थी और 10 लड़के थे। और वो सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए थे और मार्क्स भी उनके 50-50%, 40-40% थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा वो नहीं थे। और +2 के बाद आपको पता है बच्चे कितने ज्यादा मैच्योर होते हैं, समझ रहे हो ना। वो नए नए कॉलेज में आते हैं, जैसे हम भी +2 के बाद जैसे कॉलेज में जाते हैं, तो पहले 4-6 महीने तो ना, पहले 4-6 महीने तो हम अलग ही दुनिया में रहते हैं। होता या नहीं होता? एक हीरोपंती टाइप, आप कॉलेज में पहली बार जाते हो, कोई ड्रेस नहीं पहनने की जरूरत, इधर लड़कियां घूम रही हैं, लड़के, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो एक अलग तरीके का सिनेरियो होता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फर्स्ट बैच मिला है, तो मैं एक काम जरूर करूंगा कि मैं ना भाई एटलीस्ट अपनी क्लास के हर बच्चे को ना बोलना जरूर सिखा दूंगा। और कुछ हो ना हो, मेरी क्लास के बच्चे फेल हों, पास हों, कुछ भी हों, लेकिन मैं इनको बोलना जरूर सिखा दूंगा। ये मैंने सोच लिया था। हमारे कॉलेज में 15 अगस्त का कंपटीशन था और मुझे पता था कि 15 अगस्त को ये कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें एक स्पीच कंपटीशन हुआ था।
मेरी क्लास के 18 बच्चे थे, तो मैंने सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि सबने लेक्चर देना है, चाहे तुम जाके भूल जाओ वहां पे, तुमने स्टेज पे जाना है, तुमसे बोला जाता है नहीं बोला जाता, तुम्हें किसी भी चीज की गाइडेंस की जरूरत है तो तुम मेरे पास आओ। और मैंने उनको ये भी बोला कि अगर तुम स्टेज पे जाओगे ना तो तुम्हारी 2 महीने की जो अटेंडेंस है मैं उसको भी पूरा कर दूंगा, और जो मेरे हाथ में तुम्हारे असेसमेंट के नंबर होते हैं मैं वो भी पूरा कर दूंगा। मतलब मैंने कोशिश की कि उनको एक तरीके से एक्सटेंसिव मोटिवेशन देके एटलीस्ट स्टेज पे चढ़ा दिया जाए एक बार, कि एक बार एटलीस्ट वो स्टेज पे चढ़ जाए। समझ रहे हो ना? क्योंकि ऐसे तो वो नहीं करते। मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा और तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं कि यार अगर इनके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी तो ये कर पाएंगे, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गए थे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट कर रहा हूं। हमारे कॉलेज में बीकॉम भी था, एमकॉम भी था और बीबीए था। हमारी क्लास के पहली बार के बच्चे टॉप 3 स्टूडेंट मेरी क्लास के बच्चे हैं। फर्स्ट भी बीबीए 1 की लड़की, सेकंड भी बीबीए 1 की लड़की, थर्ड बीबीए 1 का लड़का। और सब सोच रहे थे कि पहली बार ऐसा देखा कि सारे के सारे बच्चों ने जाके वहां पे लेक्चर दिया। तो समझ रहे हो ना, बस चैनलाइज करने की जरूरत होती है। एनर्जी सबके अंदर होती है, बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत होती है। अगर आप मोटिवेट कर दोगे तो बच्चे सीख जाते हैं। तो ये इसके साथ रिलेटेड था, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेसिटेशन है, लास्ट में आ जाता है। जैसे आप बच्चों से ओरल और रिटन वगैरह टेस्ट है वो ले लेते हो तो क्लास में। मैं ये चीजें आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपके पास बेटा मौका है ये सारी चीजें करने का, किसी की जिंदगी में कुछ चेंज लेके आने का आपके पास मौका है। तो कल आप जाओ तो आप इन सारी चीजों को यूज कीजिएगा। एटलीस्ट जो आप नहीं सीख पाए आप उनको सीखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों की पुरानी नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने पहले कितना सीखा था। फिर आप कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, डायग्नोस करते हो जब तक बच्चों को सारी चीजें समझ नहीं आ जाती। फिर आप असाइमिलेशन करते हो। असाइमिलेशन समझ आया? जनरलाइज करना, बच्चों को जो नॉलेज के साथ उनके जो माइंड सेट बिल्डिंग ब्लॉक है उसको इक्वल करना, और देन ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को खुद से बोलने का मौका देना, और रेसिटेशन। फिर बच्चे लास्ट में आपको रिजल्ट है वो बता देंगे। मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया था। फिर जब मैंने छोड़ दिया था, जिस दिन मैंने छोड़ा था ना, मैंने उसी दिन बोला था, तो बच्चे बोले सर मत जाइए, अभी तो जिंदगी में कुछ कुछ अच्छा होने लगा है। मैंने कहा भाई क्या करें, अब हर बंदे को ग्रोथ की जरूरत होती है, तो ग्रोथ के लिए हर किसी को जाना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, EPAOR। सोशल सिस्टम में क्या होगा भाई? अब सोशल सिस्टम बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो जाएगा, है ना? सोशल सिस्टम तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं, और उनके बीच में एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन काम कर रही है। दोनों लोग मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है दोनों साइड पे। और सपोर्ट सिस्टम में क्या हो जाता है, फिर वही रिटर्न टेस्ट हो जाते हैं, ओरल टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो ये सेम टू सेम वही पहले वाली चीजें, कुछ नया नहीं है ना? हाँ, इस तरीके से। अब इसमें हम कौन कौन से मेथड यूज करेंगे? हम इसमें ना वो वाले मेथड यूज करेंगे जो पार्टिसिपेटिव इन नेचर होंगे। समझ रहे हो ना बेटा? हम उस तरीके के मेथड यूज करेंगे जो पार्टिसिपेटिव इन नेचर होंगे। पार्टिसिपेटिव इन नेचर समझ रहे हो ना? जहां पर बच्चों को भी मौका मिलेगा क्या करने का, पार्ट लेने का। मतलब बच्चे भी आएंगे, आगे आके अपने आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। क्या होगा? जहां पर बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे सीखेंगे बच्चे? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे सीखेंगे लर्निंग बाय डूइंग, कि कैसे सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। जॉन ड्यू वाला। तो इसमें आप लेक्चर भी दे सकते हो, उसके साथ लेक्चर के साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझ रहे हो ना? आपको इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। बस ये मेथड कौन से होंगे? जहां पर बच्चा खुद से
सीखने की कोशिश करेगा, बच्चे खुद से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। मेरिट्स हैं वही, इस टाइम पे बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, पुरानी नई नॉलेज को नई नॉलेज के साथ रिलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर बच्चे रूट लर्निंग नहीं करते है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर बच्चे रट्टा नहीं मारते, यहां पर बच्चे चीजों को समझते हैं, बच्चे चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेवल ही अंडरस्टैंडिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला। ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ लो ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप किसी चीज से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज को निकालने की कोशिश करते हो, जितने ज्यादा हो, आइडिया अच्छा हो बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी चीज को लेकर मल्टीपल आइडियाज को ढूंढने की कोशिश करते हो। फिर उस टाइम पे आप ये नहीं देखते हो कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कॉलेज का डायरेक्टर था, कॉलेज की परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे जा रही थी, तो उसने सारे स्टाफ को बुलाया और बोला कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने कॉलेज की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसा होता है कि आपको अपने आइडियाज लिखने होते हैं, आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कि आइडिया कौन सा किसने दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आइडियाज, मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेंट्रल फंडा है वो है आइडियाज, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज, ज्यादा से ज्यादा आइडिया। बेटा ये दोनों में आता है पूजा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग दोनों का पार्ट होता है। तो उसमें एक बंदे ने लिख दिया कि we need to change the director। अब आइडिया देखो, मैंने वही, इसी वजह से मैंने आपको एग्जांपल ये दिया है। एग्जांपल क्या है कि वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, वो बिल्कुल डम्ब भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडिया मतलब आइडिया, अच्छा बुरा घटिया जैसा मर्जी हो। तो उसने लिख दिया, डायरेक्टर ने पढ़ा, थोड़ा हंसा, बोला चलो ठीक है इसके बारे में भी सोच के देखते हैं, तो ये हो जाता है। उसके बाद डीमेरिट्स क्या होते हैं, वही सब्जेक्ट सेंट्रिक है, कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव मोटिवेशन ही ज्यादा चलती है और नेक्स्ट लेवल से हम ज्यादा नहीं बढ़ते, क्योंकि स्टिल ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती है। देखो अब यार नुकसान तो ना बनाए जाते हैं, समझ रहे हो ना, किसी भी चीज के डीमेरिट्स है ना, वो उसके मेरिट्स को बेस बना के ही बनाए जाते हैं। तो इतना मेरिट्स और डीमेरिट्स को इतना ध्यान से ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, ये बड़े आराम से आप लोगों को समझ आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट लेवल है ये है रिफ्लेक्टिव लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप इंट्रोस्पेक्शन लेवल बोलते हो। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये हंट ने दिया। ये हाईएस्ट लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका सबसे बड़ा जो कीवर्ड है वो क्या है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बच्चे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बच्चे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल जिसमें टीचिंग आती है। पीएचडी लेवल, जहां पर टीचर का रोल सिर्फ गाइड का हो जाता है, टीचर आपको सिर्फ गाइड करता है, बाकी सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। तो ये आपको रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हमारी हर रोज की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इसमें टीचर, मतलब आपको सिर्फ, जैसे पीएचडी में होता है आपका गाइड, आपको थोड़ा सा, आपका जो गाइड है वो तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देगा ना कि ऐसे करना है, मतलब वो अपना रोल 10% तक ही रखेगा, बाकी 90% आप ही को करना पड़ेगा भाई, 10% ही रखेगा, बाकी का 90% आपको ही करना पड़ेगा। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग और जो अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो पहले के लेवल होते हैं वो आगे अपने आप आ जाते हैं। तो इसमें कीवर्ड क्या है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच।
हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना, हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट बन जाता है कि हाँ यार कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी भी इस लेवल में ही बन जाएगा बेटा कृषाणु। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ, जब देखो सेल्फ स्टडी वैसे तो हर लेवल पे ही आएगी, बट अगर आप मोस्टली बात करते हो ना सेल्फ स्टडी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पे होगा, वो यहीं पे होगा, सेल्फ स्टडी रिफ्लेक्टिव लेवल। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा वो रिफ्लेक्टिव लेवल में ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पर आपके सामने कुछ रियल लाइफ की सिचुएशंस है जहां पर आप अपनी क्रिटिकल एबिलिटीज, अपने माइंड के मतलब माइंड की शार्पनेस को यूज करते हो कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक है वो, आप पे कोई वो नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ फ्रीडम दे देगा कि ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसे कर। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहां पर ऐसा रोल हो जाएगा कि सेंटर में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। सेंटर में कौन आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। स्टूडेंट बोलेगा कि हाँ भाई मैं हूं सेंटर में। जो मेन आइडिया है, जो मेन पॉइंट है, वो किसके हाथ में आ जाएगा, वो स्टूडेंट्स के सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो अब इसके अंदर भी उसने 4 चीजों पे फोकस किया। ये बहुत सिंपल है। इसमें हम कौन सी चीजों को यूज करेंगे, देखो इसमें ऑब्वियसली वो चीजों को यूज करेंगे जहां पर सारे का सारा रोल किसने यूज करना है, स्टूडेंट्स ने यूज करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इन्वेस्टिगेशन, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड को दूसरा नाम कौन सा दिया जाता है, डिस्कवरी मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्कवरी मेथड। जहां पर आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ ये किसके द्वारा दिया गया था ह्यूरिस्टिक मेथड, आर्मस्ट्रॉन्ग जिसमें उसने बोला था कि हम नए आइडियाज को कैसे सर्च कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंक्वायरी और एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स किसमें यूज किए जाते हैं, दीज ऑल मेथड्स बिकम्स द पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। बेटे टेलीग्राम पे सिर्फ आप सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको मिल जाएगा। कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करो 55। बहुत सारे लोगों ने फेक भी बना रखे हैं, लेकिन आपने वो चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 54,800 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। मतलब 54,000 प्लस जहां पर स्टूडेंट है वही ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, और कोई नहीं है। इस वजह से उसी को ज्वाइन करना है। अब फोकस किस पे होगा, देखो फोकस हमने अभी बात किया कि यहां पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, यस और नो। हमारा जो पूरा फोकस है वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उनको डेवलप करना, उनका सोल्यूशन ढूंढना, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करना। फेक बहुत है, मैंने वही बोला ना। तो फेक को साइड पे करने का तरीका क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा, अरे 54,000 थोड़ी ना फेक में होंगे बेटा। फेक में क्या होगा यार, देखो अब मैं ना आपको इस चीज के बारे में क्या ही बताऊं। कंपटीशन जब पॉलिटिक्स में बदल जाता है ना, तो ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उनको लगता है कि इनके नाम पे फेक ग्रुप बना देंगे, वहां पर पता नहीं कुछ भी शेयर कर देंगे, इससे इनकी इमेज खराब हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ वो वाला चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 54,800 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, दैट्स इट, है ना। इस वजह से सिंटैक्स में क्या होगा बेटा, अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च वाली अप्रोच यूज की जाती है, ठीक है। ये सबसे सिंपल है, साइंटिफिक रिसर्च इसमें यूज की जाती है। इस वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो रिसर्च में होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस बनाया, फिर उसका आपने डेटा कलेक्ट किया, और लास्ट में आपने उसको वेरीफाई कर दिया। कॉग्निशन तो बेटा हर जगह पे यूज होगी, माइंड में यूज होगी। तो इसमें आप ये
4 स्टेप्स को याद रखोगे। जैसे पहले तो कौन सा था, PPGA पापा गा वाला था, उसके बाद EPAOR वाला था, और इसमें आपने ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं कि हम एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, है ना। तो ये तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर आप उसको वेरीफाई करोगे और उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। तो ये आपका पूरा साइंटिफिक अप्रोच है जो हम प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच में यूज करते हैं। सोशल सिस्टम में क्या होगा, एक तरीके से ओपन एंड इंडिपेंडेंट होगा, समझ रहे हो ना। जब आप कॉलेज लेवल पे चले जाते हो ना, तो वहां पर टीचर आपको कुछ ज्यादा बोलते नहीं है सब कुछ, क्योंकि उनको पता है कि जो भी करना है वो आपने ही करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कशन है, एस्पिरेशन, समझ रहे हो ना। मतलब आप स्कूल जितना स्ट्रिक्ट होता है ना, कॉलेज उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये मानते हो ना। हमारे एक टीचर थे, वो तो इतनी भी फ्रीडम दे देते थे कि तुम ना, अगर तुम्हें पानी पीने के लिए तुम्हें वॉशरूम भी जाना है ना, तो भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। है ना। तो इस वजह से ये उस लेवल की बात हो रही है जहां पर एकदम से ओपन सिस्टम हो जाता है, स्टूडेंट सेंटर में आ जाता है, मतलब स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच हो जाता है। तो बहुत फर्क है बेटा आपकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में। तो गवर्नमेंट स्कूल का इसका मतलब जी आजिए, मतलब जी क्या मैं अंदर आ जाऊं ऐसे। तो टीचर भी ऐसे बोलता है, टीचर ने बोल के थोड़ी बोला होता, तो ऐसे बोल देता था। सपोर्ट सिस्टम तो सिंपल है, यहां पर आप थोड़ा सा हाई लेवल की बातें करते हो, क्योंकि यहां पर अब पहले वाली चीजें नहीं रहेगी, यहां पर एटीट्यूड की बात की जा रही है, यहां पर लर्निंग एक्टिविटीज को इवेल्युएट करने की बात की जा रही है। यहां पर यह देखा जाता है कि क्या बच्चे के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है या नहीं, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है या नहीं। तो क्वांटिटी को साइड पे करके क्वालिटेटिव पे फोकस किया जाता, क्वालिटेटिव पे फोकस किया जाता था, है ना। सर्दी में तो हमारी क्लास घूमती रहती थी, जहां पे धूप वहां पे हमारी क्लास। तो 3 तो टाट होते थे, 30 बच्चे होते थे क्लास में, एक टाट पे 10 बच्चे बैठते थे। तो बस 3 टाट उठाओ, जहां जहां सूरज है वहां वहां घूमते जाओ। स्टार्टिंग में हम स्टेज के पास बैठे होते थे, फिर जैसे जैसे हर लेक्चर के साथ हमारी क्लास ऐसे ऐसे जिस तरफ सूरज घूम रहा है वैसे 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 हम घूमते रहते। टीचर खुद कंफ्यूज हो जाता था कि यार पहला लेक्चर यहाँ पे लिया था, अब लेक्चर वहां पे लेने जा रहा है। ठीक है जी, तो वो भी टाइम था। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल में सबसे बड़ा है कि ना तो ये स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड है, ना ही ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये पूरा पूरा लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ लर्नर कर रहा है। हाई क्लास, बड़ी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है और यूजफुल होता है, थॉटफुल होता है और यूजफुल होता है ना। और डीमेरिट्स क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, छोटी क्लासेस के लिए इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। डल स्टूडेंट, देखो ऐसे ये पॉइंट गलत ही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सेंटर्ड में इससे पहले वाला था जो बेटा अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ रहे हो ना, उसमें सब्जेक्ट कंटेंट की मास्टरी की बात हो रही थी ना, इस वजह से उसको सब्जेक्ट सेंटर्ड बोला गया था। और फिर टीचर पे एक्सेस बर्डन की बात हो रही है, मतलब कौन एक्सेस बर्डन, कुछ नहीं। तो इसके साथ आप लोगों के जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो खत्म हो जाते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। हमने कल ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवरी मेथड,
जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो, डिस्कवर करना किसी चीज को लेके, अच्छा यार ये चीज इस तरीके से, ये चीज इस तरीके से, टू फाइंड आउट। अरे मैं बहुत मिस करता हूं यार अपने स्कूल लाइफ को। कॉलेज लाइफ उतनी मिस नहीं करता मैं अपने स्कूल लाइफ को बहुत मिस करता हूं। अब तो बहुत चेंज हो गया। अभी जो आपने शूट देखा था ना, जो मेरे स्कूल का यूट्यूब पे मैंने वीडियो, मैं इस क्लास के बाद दोबारा शेयर कर दूंगा, तो वो तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। तब तो कुछ भी नहीं होता था, पहले हमें जाके खुद अपने स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता था, पत्थर उठा के यहां से वहां करने पड़ते थे, जगह बनानी पड़ती थी, तब जाके हम बैठ पाते थे। तो वो एक अलग चीज होती थी, अब अलग है। तो टीचर पे एक्सेस बर्डन का मतलब इसमें ऐसा बोल दिया गया ना कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए टीचर के पास तो जाएंगे ना। मतलब ये देखो यार, आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये जो डीमेरिट्स होते हैं ना, वो तो सिर्फ क्रिएट किए जाते हैं बेटा, समझ रहे हो ना। मेरिट्स को बेस बना के क्रिएट कर दिए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, ड्रिल मेथड हम मेमोरी लेवल में यूज करते हैं। घर से चाय बना के लेके आनी टीचर्स के लिए, साग बना के लेके जाना, लस्सी लेके जानी टीचर्स के लिए, गन्ने का रस, गुड़, मतलब स्कूल कम लगता था यार, घर जैसा ही माहौल होता था। क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में एक ही टीचर, मतलब मेल टीचर होता था, बाकी सब फीमेल टीचर होती थी जो लेक्चर कम लेती थी। और वो सर्दी में तो वो क्या बोलते हैं ना, वो सिलाई से जो स्वेटर बुनती रहती थी ना, वो सब चीजें देखी है हमने यार। लेक्चर में मेरे को बोल देती थी पढ़ाओ, हम लिखाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, वो सारा दिन ऐसे 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 स्वेटर, मतलब शाम तक पूरा स्वेटर बना के लेके चले जाते। हाँ, इनसाइट्स अंडरस्टैंडिंग में आएगा। क्या बताएं, किसी दिन ना मैं जूम कॉल लेके ना आपको अपने स्कूल के सारे किस्से सुनाता हूँ। प्रॉब्लम सेंटर दोनों है अजीब, प्रॉब्लम सेंटर भी, आपका लर्नर सेंटर भी, दोनों ही चीजें इसका पार्ट बन जाएंगे। एनटीए की साइट पे कोई रीसेंट नोटिस आया? अभी तक तो बेटा नहीं आया, जब आ जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। मैं आज आपको पीवाईक्यू शेयर करता हूँ, ठीक है। प्लीज सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आज आपको वहां पे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। उनको सेव कर लीजिएगा, रिसेंट वाले भी और 2020 वाले भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।